चलो इस क्वेश्चन में 5 अलग अलग इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है और कुछ कंपाउंड्स का वेट दिया हुआ है। बोला गया है किस केस में एटम का नंबर सेम होगा। तो ध्यान देंगे, पहला जो ए स्टेटमेंट है इसमें दिया हुआ सोडियम कार्बाइड का 212 ग्राम, इसका मोलर मास 106 है, इसमें इसका मोल 2 होगा और आपके एक सोडियम कार्बाइड में 6 एटम है। यहाँ पे टोटल जो होगा 12 मोल एटम होगा। ठीक, जो सेकेंड क्वेश्चन है इस केस में ध्यान देंगे, आपके पास सोडियम ऑक्साइड लिया हुआ है 248 ग्राम और आपके पास इसका मोलर मास दिया हुआ 62 ग्राम। तो ध्यान देंगे, अगर हम बात करते हैं तो इसमें मोल कितना होगा, तो 248 को डिवाइड जब करोगे आप किससे 62 से, तो मोल ऑफ सोडियम ऑक्साइड निकल के आएगा 4। अब 4 यानी सोडियम ऑक्साइड का मोल निकला है 4, तो सोडियम ऑक्साइड का अगर 4 मोल निकल रहा है तो उसमें एटम का मोल कितना होगा, तो एक सोडियम ऑक्साइड में 2 सोडियम और 1 ऑक्सीजन होता है, तो इसमें टोटल क्या है 3 मोल एटम है। तो 4 मोल में कितना होगा, ये हो जाएगा 12 मोल एटम हो जाएगा। चेक, अगर हम बात करते हैं NaOH का 240 ग्राम का, तो इसमें इसका मोलर मास होता है 40, जब डिवाइड करोगे वेट को मोलर मास से तो मोल कितना निकलेगा, इसका मोल आएगा 6। और ध्यान देना एक NaOH में 3 एटम है, तो 6 मोल में कितना होगा 18 मोल एटम होगा। अगला बात हम करते हैं, हाइड्रोजन का 12 ग्राम दिया हुआ है और इसका मोलर मास 2 ग्राम है, तो इसमें 6 मोल हाइड्रोजन मॉलिक्यूल होगा और आपके एक मॉलिक्यूल में 2 एटम होता, तो 6 मोल में क्या होगा 12 मोल एटम हो जाएगा। ठीक, अगला पॉइंट ध्यान देना, आपके पास क्या दिया हुआ है CO2 का 220 ग्राम दिया हुआ है और आपको पता है मोलर मास क्या है 44 ग्राम। तो इसका अगर हम निकालेंगे इसमें मोल कितना होगा, तो मोल होगा आपका 5 मोल, तो CO2 का 5 मोल है। अब आपको पता होना चाहिए कि एक CO2 में 3 पार्टिकल हैं, 3 एटम है, तो 5 मोल में क्या होगा 15 मोल एटम होगा। तो हम लोग ने सारे केसेस का एटम का नंबर निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ मोल। तो ध्यान देना किस किस केसेस में ध्यान देंगे आपका एटम का नंबर सेम दिख रहा है, तो आपका 12 मोल एटम, यहाँ भी 12 मोल एटम और यहाँ भी दिया हुआ 12 मोल एटम। अल्टीमेटली A, B एंड D इन तीनों में एटम का जो नंबर है वो सेम निकल के आ रहा है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा A, B एंड D यानी ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी किस लॉ को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो ध्यान देंगे जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का जो आंसर है आपके एनसीईआरटी की लाइन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। तो आपके सामने एनसीईआरटी को मैं दिखा रहा हूँ और अब ध्यान देना यहाँ पे डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी का जो इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स है वो यहाँ बताया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान देंगे इसके बाद यहाँ बताया हुआ है कि डाल्टन एटॉमिक थ्योरी कुड एक्सप्लेन द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अगला पॉइंट क्या मेंशन किया हुआ है, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। यानी और आप इस क्वेश्चन के ऑप्शन को देखोगे तो जो 4th में लिखा हुआ है लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, इस लॉ को डाल्टन एटॉमिक थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक, तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन नंबर 4। तो चलो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। अब ध्यान देना इस क्वेश्चन से हम लोग को ये सीखने को मिलता है कि एनसीईआरटी का लाइन कितना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन रीड करना है क्योंकि एनटीए कहीं से भी क्वेश्चन फ्रेम कर सकता है। तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका जो हीलियम एटम का नंबर सबसे हाईएस्ट होगा। तो ध्यान देना बेसिकली अब सिंपल आपके मोल कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन है। तो पहले ऑप्शन में बोला गया है 4 मोल ऑफ हीलियम में, हीलियम चूँकि मोनोटोमिक होता है तो हीलियम एटम का नंबर इसमें क्या होगा 4 × Na होगा। 4U ऑफ हीलियम का मतलब क्या होता है, तो आपका एक हीलियम एटम का मास होता है 4U, यानी 4U हीलियम का मतलब होगा इसमें 1 एटम होगा।
4 ग्राम हीलियम का मतलब क्या होगा, तो हीलियम का मोलर मास होता है 4 ग्राम, तो इसका मोल निकालोगे तो मोल हो जाएगा इस केस में 1 मोल, और 1 मोल का मतलब क्या होगा, नंबर कितना हो जाएगा, नंबर हो जाएगा Na, यानी 1 मोल पार्टिकल होगा इसमें। जो फोर्थ है, फोर्थ वाले केस में आपका हीलियम का STP पे वॉल्यूम दिया हुआ 2.27 लीटर दिया हुआ है, तो ध्यान देना आपका STP कंडीशन पे वॉल्यूम क्या होता है, 1 मोल का, 1 मोल का होता है 22.7 के आसपास होता है। तो यहाँ पे इसमें से अगर मोल निकालते हो तो मोल कितना हो जाएगा, तो मोल हो जाएगा 2.27 डिवाइडेड बाई 22.7 डिवाइड करो इसको आप, तो मोल हो जाएगा, और 1/10, तो 1/10 मोल में पार्टिकल का नंबर कितना होगा, तो 1/10 इंटू Na कर दो। अब बताओ कि किस ऑप्शन का पार्टिकल का नंबर आपको हाईएस्ट दिख रहा है, तो आप देखोगे आपको ऑप्शन 1 में जो पार्टिकल का नंबर हाईएस्ट दिखेगा, यानी 4 इंटू Na, तो आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है होगा ऑप्शन नंबर 1। इस ऑप्शन में आपका हीलियम एटम का नंबर क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि 1 ग्राम ऑफ NaOH को हम ट्रीट कर रहे हैं 25 ml ऑफ 0.75 मोलर HCl सॉल्यूशन से। आपसे पूछा गया है मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड लेफ्ट कितना होगा, आपको बताना है, और मास का वैल्यू दिया है मिलीग्राम में सारे ऑप्शन में। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इक्वेशन क्या आपके पास है, NaOH और HCl का इक्वेशन होगा, तो ये बैलेंस इक्वेशन लिख लिए। तो इसमें बैलेंस इक्वेशन में दिख रहा है कि NaOH और HCl 1:1 रेशियो में रिएक्ट कर रहा है। फिर क्या करें, हम NaOH का मोल निकाल लेंगे, तो गिवन मास कितना, 1 ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास 40, ये हो जाएगा मोल। मोल को आप मिली मोल में चेंज कर लो, क्योंकि आपका HCl का इन्फॉर्मेशन में ml में दिया हुआ, तो यहाँ भी मिली मोल में कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो ये मोल है, ठीक है, तो मोल को मिली मोल में चेंज कैसे करेंगे, तो 1/40 इंटू 1000 कर लेंगे, तो इतना मिली मोल हो जाएगा। तो मिली मोल का वैल्यू NaOH का कितना आ जाए अपने पास, तो ये आ जा रहा है 25 मिली मोल। HCl का मिली मोल कैसे निकलेगा, तो मोरिटी दिया हुआ है, वॉल्यूम इन ml से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75 इंटू 25, तो मिली मोल निकल के आ जाएगा HCl का। तो वैल्यू निकल कितना आ जाएगा, चलो आ जाएगा 18.75। अब ध्यान देना आपका 1:1 रेशियो में रिएक्शन हो रहा है, तो यहाँ पे देखोगे आपका HCl लिमिटिंग रिएजेंट है, तो ये HCl हो गया लिमिटिंग। तो आपका बचेगा कौन, तो बचेगा आपका NaOH। कितना बचेगा, तो NaOH जो लेफ्ट होगा रिएक्शन करने के बाद, तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, तो NaOH जो लेफ्ट होगा तो ये 0 हो जाएगा, और ये बचेगा 6.25 मिलीमोल बचेगा। यानी NaOH जो लेफ्ट होगा मिली मोल्स में हो जाएगा, तो NaOH जो लेफ्ट होगा आफ्टर रिएक्शन होगा कितना होगा, 6.25 मिलीमोल्स। अब मिलीमोल को वैल्यू को चेंज करना मिलीग्राम, तो सिंपली क्या करना है, अगर आपको वेट इन मिलीग्राम चाहिए और मिलीमोल दिया हुआ है, तो सिंपली मोल मास से मल्टीप्लाई कर दो उसको। तो मिलीमोल कितना है, 6.25 इंटू 40 कर देते हैं, तो जो वैल्यू है ये वैल्यू आ जाएगा 250 मिलीग्राम। यानी आपका जो ऑप्शन 2 होगा ये होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये था इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक कंपाउंड X है जिसमें एलिमेंट A और B और C है, उनका परसेंटेज दिया हुआ वेट ओवर वेट। तो बोला गया है कि A का परसेंट 32% है, B का 20% है, और C का परसेंट जो बचा हुआ C का परसेंटेज है। तो बोला गया है कि आपको इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला पता करना है। तो आप मान लो कंपाउंड A का अगर 100 ग्राम होगा, तो 100 ग्राम में से आपका जो A है, A का अमाउंट होगा 32 ग्राम, B का जो अमाउंट होगा ये हो जाएगा आपका 20 ग्राम, रेस्ट जो है C है, C हो जाएगा आपका 48 ग्राम। आप सिंपली क्या करो, आपको सबका चूँकि मोलर मास दिया हुआ है तो आप सबका मोल निकाल लो। तो मोल क्या होगा, तो आप A का मोल हो जाएगा, A का मोलर मास 64 है तो A का मोल हो जाएगा हाफ, B का मोलर मास 40 है तो उसका मोल भी हाफ हो जाएगा, और C का मोलर मास चूँकि आपका 32 है तो इसका मोल्स हो जाएगा आपके पास 3/2। ठीक है, अब सिंपली मोल का रेशियो होता है वही एम्पिरिकल रेशियो होगा। तो यहाँ पे मोल का रेशियो क्या हो जाएगा, A का हाफ, B का हाफ एंड C का 3/2। इसमें से हाफ कॉमन है, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो सिंपलेस्ट रेशियो के लिए, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा A B C3 में।
और ये आपका सिंपलेस्ट रेशियो है, इसी को हम बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला। तो ये एम्पिरिकल फार्मूला मैच करेगा ऑप्शन 2 के साथ। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन 2। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको पता करना है अमाउंट ऑफ CO2 जो प्रोड्यूस होता है बाय हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर सैंपल ऑफ लाइमस्टोन। तो ध्यान देंगे आपका लाइमस्टोन का वेट लिया हो 20 ग्राम, बट उसमें से प्योर कंपोनेंट कितना 20% ही है। तो रिएक्शन में हमेशा पार्टिसिपेट करता है प्योर कंपोनेंट। तो पहले हम निकाल लेंगे प्योर कंपोनेंट कितना होगा। तो 20 ग्राम का 20% कितना होगा बच्चों लोग, तो ये होगा आपका 4 ग्राम। यानी इस रिएक्शन में 4 ग्राम पार्टिसिपेट कर रहा है क्या, लाइमस्टोन। अब इस 4 ग्राम में पहले क्या करेंगे, इसको पहले चेंज करेंगे मोल में। तो इसका मोल कितना होगा, तो मोल हो जाएगा 4/100, जो कि मोलर मास होता है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो 4/100 मोल होगा किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का। जब इसको आप हीट करोगे तो आपको पता है कि बैलेंस इक्वेशन में एक कैल्शियम कार्बोनेट से आपका एक CO2 बनेगा। तो यहाँ पे 4/100 अगर है, यहाँ भी अमाउंट बनेगा 4/100। तो मेरे को मोल मिल गया। अब इस मोल को चेंज करना हमको वेट में। तो वेट में कैसे चेंज करेंगे, तो वेट के लिए सिंपल होता है मोल इंटू मोलर मास। तो आपका मोल हो गया 4/100 इंटू मोलर मास कितना होगा 44 CO2 का। तो 44 इंटू 4 का वैल्यू कितना होगा बच्चों लोग, तो 6, ठीक है, 176 हो जाएगा। और डिवाइड बाय कितना होगा 100, तो वैल्यू हो जाएगा 1.76 ग्राम। यानी इस सैंपल को जब हीट करोगे तो उससे CO2 का जो मास प्रोड्यूस होगा 1.76 ग्राम। यानी आपका जो ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको निकालना है मास ऑफ 95% प्योर कैल्शियम कार्बोनेट जो रिक्वायर होगा टू न्यूट्रलाइज 50 ml ऑफ 0.5 मोलर HCl अकॉर्डिंग टू गिवन रिएक्शन। तो ध्यान देना आपके पास HCl के साथ बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है प्लस HCl का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो पहले ध्यान देना HCl का मोल पता कर लेते हैं। तो चूंकि आपका वॉल्यूम ml में है तो बेटर हम लोग अप्रोच करेंगे मिली मोल के थ्रू। तो यहाँ पे इसका मिली मोल निकालेंगे HCl का। तो HCl का जो मिली मोल होगा तो सिंपली आप क्या करोगे 50 को मल्टीप्लाई करोगे 0.5 से, जो कि निकल के आ जाएगा 25 मिली मोल। तो 25 मिली मोल है HCl का। अब ध्यान देना बैलेंस इक्वेशन का यूज करते हैं। तो अगर इसका 25 होगा तो बैलेंस इक्वेशन में बोला हुआ है कि एक कैल्शियम कार्बोनेट के लिए 2 HCl चाहिए। तो उल्टा सोचो 2 HCl के लिए एक कैल्शियम कार्बोनेट चाहिए। तो जितना 25 मिली मोल होगा तो कैल्शियम कार्बोनेट का मिली मोल कितना निकल के आ जाएगा, उसका आधा। तो मिली मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितना निकलेगा मेरे को, रेशन को पूरा करने के लिए 25/2 कर देना। 25/2 मिली मोल आपको चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन को पूरा करने के लिए। तो इसका वेट कितना चाहिए, तो वेट ध्यान देना वेट कैसे निकलेगा। तो मिली मोल को पहले मोल में चेंज करेंगे। मोल में चेंज करने क्या करेंगे 1000 डिवाइड करेंगे। तो 25/2 इंटू 1000 कर लो। तो इतना मोल मिल गया हमको। मोल को वेट में कैसे चेंज करें, तो वेट को मोल को मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मास से। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलर मास कितना होता है, ये होता है 100। तो 25/2 नीचे 1000 था, ऊपर मल्टीप्लाई कर दो आप 100 से। तो ये कैंसिल हो गया, ठीक। अब ये कैंसिल हो जाएगा तो नीचे 10 बचेगा। तो यहाँ हो जाएगा 1.25 ग्राम। तो ये सैंपल जो है ये जो कैल्शियम कार्बोनेट का ये प्योर अमाउंट है जो आपको चाहिए इतना। बट आपका क्वेश्चन में दिया हुआ कि सैंपल जो है उसमें प्योरिटी लेवल 95% है। यानी ये जो हमको चाहिए मेरे को प्योर अमाउंट चाहिए। तो आपका सैंपल का वेट को W मानोगे तो W का जो 0.95 होगा अमाउंट, यानी 95 जो % होगा वो इक्वल टू 1.25 होना चाहिए। यानी इसको आप ऐसे सोच सकते हो। इनफैक्ट बेसिकली मैं बोलना क्या चाह रहा था, जो सैंपल होगा उसका 95% यानी 95/100 इक्वल टू 1.25। तो 95/100 को आप ले सकते हैं 0.95। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। अब यहाँ से आप W निकालो। W कैसे निकलेगा, तो 1.25 डिवाइडेड बाई 0.95 कर लो। अब आप देखोगे तो आपका जो आंसर होगा, चूँकि 0.95 1 के बहुत क्लोज है, तो 1 के बहुत क्लोज है तो आपका आंसर जो होगा हल्का सा बस बड़ा होगा, हल्का सा बस बड़ा होगा, ठीक है। तो 1.25 से हल्का सा बस बड़ा कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको, ऑप्शन बी दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये था ऑप्शन बी। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन है, और बोला गया है इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो कार्बन का वेट % है 78% लिया हुआ है
और रिमेनिंग जो वेट परसेंट होगा वो होगा हाइड्रोजन का। और आपसे पूछा गया है इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो ध्यान देना, आप एज्यूम करो आपका जो सैंपल है जो सी और एच से बना हुआ है उसका वेट को आप 100 ग्राम मान लो। उसमें से कार्बन का वेट कितना होगा 78 और एच का वेट कितना होगा 22 ग्राम। तो अब इस जो वेट का सैंपल आपके पास उसको कन्वर्ट करो मोल में। तो कार्बन का मोल कितना हो जाएगा, चलो ये हो जाएगा आपका 78/12 और एच का मोल कितना हो जाएगा, एच का मोल हो जाएगा 22/1। अब क्या करना है, सिंपली इनका मोलर रेशियो निकाल लो। तो मोलर रेशियो जब निकालते हैं तो 78/12 का जो वैल्यू आता है हो जाएगा 6.5, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा 22। तो सी एच का जब आप रेशियो निकालोगे ना तो सी 6.5 है, एच का वैल्यू 22 है, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो जो आएगा तो इसको 1/3.3 के लमसम में आ रहा है। तो आप देखोगे सी का नंबर अगर 1 होगा तो एच का नंबर जो है 3.3 होना चाहिए। तो ऐसा कोई ऑप्शन अपने पास नहीं अवेलेबल है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर होगा कहीं से मैच नहीं करेगा। तो हम लोग चलते हैं नियरेस्ट आंसर क्या हो सकता है। तो नियरेस्ट आंसर जो होगा तो एच के वैल्यू को 3.3 को आप नियरेस्ट 3 मान सकते हो। तो उस केस में इसका जो आंसर मैच करेगा हमारा ऑप्शन डी के साथ, यानी CH3। तो इसमें हमको अप्रोक्सीमेशन लेना पड़ेगा, नहीं तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा। कोई भी ऑप्शन हमारा इसमें मैच नहीं करेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इन सारे ऑप्शन में आपसे पूछा गया है कि किस में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स होगा। तो सिंपली क्या करना, हर केस में आप एटम का मोल निकाल लेना। तो आपका जो हर केस में, पहले केस में 1 ग्राम ऑफ सिल्वर दिया हुआ है तो मोल क्या होगा इसका 1/108 सिल्वर का मोल से डिवाइड कर दिए। Mg वाले केस में क्या करोगे 1/24। O2 वाले केस में क्या होगा 1/32 करोगे तो ये हो जाएगा O2 मॉलिक्यूल का नंबर। आपको इसमें एटम पता करना, तो एटम क्या होगा तो 2 × O2 यानी उसका नंबर तो 1/32 × 2 कर लो। तो ये हो गया आपका O एटम का नंबर, यानी हो जाएगा 1/16। और लिथियम का 1 ग्राम में कितना मोल होगा तो 1/7। अब ध्यान देना सारे जगह आपका न्यूमरेटर कॉमन है। तो बस सिंपली देखोगे जिसका डिनोमिनेटर क्या है, जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा उसमें मोल ज़्यादा होगा, और जहाँ मोल ज़्यादा होगा वहाँ पर नंबर क्या होगा आइटम का ज़्यादा होगा। तो अब देखोगे सबसे छोटा डिनोमिनेटर कहाँ दिया हुआ लिथियम वाले केस में, जहाँ 7 दिया हुआ, यानी 1/7 इन सब में हाईएस्ट होगा। यानी 1 ग्राम वाले लिथियम में मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम होने वाले हैं इन 4 ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये था इस क्वेश्चन सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि हैबर प्रोसेस थ्रू जब आप अमोनिया फॉर्म करते हो तो उसमें आपको पता करना है नंबर ऑफ मोल ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 मोल ऑफ अमोनिया। तो पहले हम इसी प्रोसेस का बैलेंस इक्वेशन लिख लेते हैं। तो बैलेंस इक्वेशन में जो है आपका 2 अमोनिया बनाने के लिए 3 हाइड्रोजन चाहिए, तो 2 के लिए 3 चाहिए, तो 1 के लिए कितना चाहिए होगा 3/2 चाहिए होगा। तो आपका अमोनिया 20 मोल है, तो 20 मोल कितना चाहिए तो 3/2 × 20 कर लो। तो आंसर हो जाएगा 30 मोल। यानी इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं कि 20 मोल अमोनिया के लिए 30 मोल हाइड्रोजन चाहिए, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में NaOH का मोलारिटी दिया हुआ है और डेंसिटी दिया है सॉल्यूशन का 1.28 ग्राम पर ml। और सब पूछा गया सॉल्यूशन का मोलारिटी क्या होगा, ये पूछा गया आपसे। तो सिंपली क्या करोगे, आप वॉल्यूम सॉल्यूशन को 1 लीटर मान लो। वॉल्यूम सॉल्यूशन क्या हो गया 1 लीटर मान लो। तो चूँकि मोलारिटी 2 मोलर दिया हुआ है तो वॉल्यूम को जब हम 1 मानेंगे तो मोल ऑफ जो NaOH हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 2 मोल हो जाएगा आपके सॉल्यूशन में, ठीक है। तो 1 लीटर का सॉल्यूशन में 2 मोल होगा NaOH का। अब सिंपली क्या करोगे, आप इस वॉल्यूम को मल्टीप्लाई करो से डेंसिटी से। चूँकि डेंसिटी दिया हो किस में दिया हुआ है, आपको दिया ग्राम पर ml में, तो वॉल्यूम को भी ml में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो वॉल्यूम अगर 1000 ml होगा 1 लीटर में तो उसका वेट कैसे निकलेगा, तो वेट निकलेगा वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो आप जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा वॉल्यूम 1000 है, डेंसिटी 1.28 है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 1280 ग्राम। तो ये हो गया आपका वेट ऑफ सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन में आपके पास क्या है, आपके पास 2 मोल NaOH का है। तो 2 मोल NaOH मिल गया, यानी आपका सॉल्यूट का अमाउंट पता है। तो बेसिकली मोललिटी के लिए आपको क्या चाहिए होता है, मोललिटी के लिए तो चाहिए होता है मोल ऑफ सॉल्यूट, यानी यहाँ पे NaOH का मोल चाहिए आपको
प्लस यहाँ चाहिए आपको वेट ऑफ सॉल्वेंट, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट चाहिए इन केजी। तो ध्यान देंगे आपके पास वेट ऑफ सॉल्यूशन दिया है 1280, उसमें से 2 मोल NaOH है, तो NaOH का अगर वेट को अगर माइनस कर देंगे तो मेरे को मिल जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहाँ पे वेट ऑफ NaOH कैसे निकलेगा, तो 2 × 40 यानी 80 ग्राम NaOH होगा। तो सॉल्यूशन के वेट में से अगर हम माइनस करते हैं सॉल्यूट का वेट यानी NaOH का वेट, तो आपका जो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना निकलेगा हमारे पास, तो ये निकल के आ जाएगा 1280 माइनस 80 यानी हो जाएगा कितना 1200 ग्राम। अब मेरे को सॉल्वेंट का वेट केजी में चाहिए तो हो जाएगा 1.2 kg। अब सिंपली क्या करो, ऊपर में 2 है, मोल्टी का फॉर्मूला क्या है NaOH का मोल जो कि 2 होता है, और वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है केजी में 1.2, तो उसे डिवाइड कर ले, तो आपका इससे आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, आपका जो आंसर निकलेगा तो उसको ध्यान देना, इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 20/12 यानी 10/6 यानी क्या हो जाएगा 5/3। अब 5/3 क्या हो जाएगा 1.67, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी 1.67। बेसिकली क्या है ये बस इसको हम लोग सॉल्व किए हैं। ठीक है, तो 2/1.2 का जो वैल्यू होता है ये हो जाएगा 5/3 यानी हो जाएगा 1.67। तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपके सामने फॉर्मिक एसिड का 2.3 ग्राम लिया हुआ है एंड ऑक्जेलिक एसिड का 4.5 ग्राम लिया हुआ है। इसको ट्रीट करते हैं हम लोग कॉन्क H2SO4 से। तो आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 होता है ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यानी आपके सिस्टम से वाटर निकाल देगा, तो ये होता है डिहाइड्रेटिंग एजेंट। अब बोला गया है कि डिहाइड्रेशन प्रोसेस के बाद जो भी गैसेस इवॉल्व कर रही हैं उसको पास किया गया है KOH से। तो बोला गया है कि KOH से पास करने के बाद जो भी गैसेस सैंपल बचा हुआ रहेगा उसका आपको वेट पता करना है एट STP पे। तो ध्यान देंगे आपके पास लिया हुआ है क्या, फॉर्मिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड का मोलर मास कितना होता है बच्चों लोग, तो फॉर्मिक एसिड का मोलर मास होगा 46। ऑक्जेलिक का मोलर मास कितना होगा, ये होता है आपके पास 90। दोनों का वेट कितना लिया हुआ है, तो क्वेश्चन वेट लिया हुआ है इसका 2.3 ग्राम लिया हुआ है और इसका वेट लिया हुआ 4.5 ग्राम लिया हुआ है। अब इसमें जब H2SO4 डालेंगे तो डिहाइड्रेशन होकर करेगा तो वाटर निकलेगा, तो यहाँ से आप अगर वाटर निकालते हो तो सिंपली देखो ना, यहाँ से OH निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, तो वाटर निकल जाएगा, यानी यहाँ से CO गैस अलग हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा। ठीक, ऑक्जेलिक एसिड से अगर आप वाटर निकालते हो तो यहाँ से वाटर अगर निकल जाता है तो एक जो है इसमें से 2 गैस निकलेगा, एक निकलेगा CO और एक निकलेगा CO2। तो बेसिकली इसमें क्या होगा, जो वाटर कप निकाल लिया अलग से तो इसमें से एक CO निकलेगा, एक निकलेगा CO2। तो ये था आपका जो रिएक्शन होने वाला है। अब क्या करें, इस वेट जो दिया वेट को मोल में चेंज कर लें, तो मोल में से जब डिवाइड करोगे तो इसका मोल हो जाएगा 1/20 और इसका ही मोल हो जाएगा आपके पास 1/20। अब ध्यान देंगे तो अगर 1/20 मोल को हम देखते हैं तो ये जो CO गैस प्रोड्यूस होगा ये होगा 1/20, यहाँ वाटर भी प्रोड्यूस होगा 1/20। और ऑक्जेलिक एसिड से भी क्या होगा, तो ऑक्जेलिक एसिड की डिहाइड्रेशन से भी ये 1/20 निकलेगा, ये भी 1/20 होगा और ये भी 1/20 होगा, क्योंकि आपका वाटर अब्जॉर्ब हो चुका है। तो इस प्रोसेस के बाद जो गैसेस निकलेंगे वो निकलेंगे CO एंड CO2। तो CO जो है यहाँ और यहाँ वाला अमाउंट को आप ऐड कर लो, तो CO का अमाउंट कितना निकलेगा 1/10 मोल निकलेगा और CO2 निकलेगा 1/20। अब जब KOH से पास करोगे तो KOH क्या होता है, बेसिक होता है। तो बेसिक जो होता है नेचर का जो भी सॉल्वेंट है या जो भी सिस्टम है आपके एसिडिक गैस को अब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो KOH है KOH में CO2 अब्जॉर्ब हो जाएगा, तो इसका अब्जॉर्ब हो जाएगा। तो आपके सिस्टम से बाहर क्या निकलेगा, तो बाहर निकलेगा बस CO गैस और इसका मोल कितना निकलेगा 1/10 मोल। अब इस 1/10 मोल को आपको वेट में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली क्या करोगे, वेट ऑफ CO कैसे निकलेगा, तो मोल ऑफ CO 1/10 इंटू मोलर मास। मोलर मास कितना होता है CO का, ये होता है 28, तो ये हो जाएगा
8 ग्राम। ठीक है, तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। अगर हम देखते हैं तो हमारा सॉल्यूशन मैच कर रहा है ऑप्शन सी के साथ। तो बस चलो मूव करें हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे। इस क्वेश्चन में आपको सामने दिया हुआ है कि 50 ml ऑफ 16.9% सॉल्यूशन ऑफ AgNO3 को जब मिक्स करते हैं हम 50 ml ऑफ 5.8% NaCl सॉल्यूशन साथ, तो उसमें जो PPT फॉर्म करेगा, किसका PPT फॉर्म करेगा? AgCl का। तो इस PPT का वेट निकालना है आपको। तो ध्यान देना, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को थोड़ा ईजी करने के लिए जो वॉल्यूम 50-50 में लिया हो ना, उसको हम लोग डबल कर दे रहे हैं, यानी 50 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 100 कर देंगे। तो हम लोग एज्यूम करेंगे कि आपके पास 100 ml है सॉल्यूशन AgNO3 का, परसेंट कितना इसका है 16.9%, और 100 ml हम लोग किसका, NaCl का, और NaCl का परसेंट कितना दिया था क्वेश्चन में, तो दिया हुआ था 5.8। तो ये आपके पास कितना दिया चलो 5.8 दिया हुआ है। अब चूंकि हम लोग 100 ml लेके क्वेश्चन बना रहे हैं, तो मेरा जो भी आंसर आएगा बाद में उसको हम क्या करेंगे, हाफ से डिवाइड कर देंगे, उसको हाफ कर देंगे, क्योंकि मेरे को चाहिए इन्फॉर्मेशन किसका, 50 ml का चाहिए था। तो मेरे को 50 ml का जो मिक्सिंग के बाद इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे, 100 के लिए निकालेंगे, उसको हाफ से डिवाइड कर देंगे, बस इतना ही काम करेंगे लास्ट में। तो आप क्या करोगे, 100 ml का सॉल्यूशन में आपका जो वेट होगा AgNO3 का, वो निकल के आ जाए कितना, 16.9 ग्राम, और NaCl का वेट कितना निकलेगा, 5.8 ग्राम। आपको पता है AgNO3 का मोलर मास कितना होता है, ये मोलर मास आ जाएगा 170 के अराउंड आएगा, और NaCl का मोलर मास होता है, ये हो जाएगा 58.5 ग्राम। तो इसको आप जब डिवाइड करके क्या करो, पहले मोल निकालो। तो मोल जब निकालोगे तो ये मोल जो नियर अबाउट निकलेगा, ये मोल नियर अबाउट निकलेगा 1/10, और ये भी निकलेगा 1/10। अब इनका बैलेंस इक्वेशन लिख लो। तो AgNO3 में जब आप ऐड करते हो NaCl, तो उसमें PPT फॉर्म करता है किसका, AgCl का। बैलेंस इक्वेशन में कोफिशिएंट 1:1 रेशियो में रहेगा, यानी जितना मोल आप इसको डालोगे उतना ही मोल यहाँ बनेगा। तो चूंकि दोनों का मोल सिमिलर है, तो दोनों इसमें लिमिटिंग रेट की तरह काम करेगा। तो इस केस में ये दोनों ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, और इस PPT का मोल जो ऑलमोस्ट प्रोड्यूस होगा, कितना प्रोड्यूस होगा, 1/10 के अराउंड। अब AgCl का मोलर मास कितना होता है, ये होता है नियर अबाउट 143.3 ग्राम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसका वेट कैसे पता चलेगा, तो इसका वेट कैसे पता चलेगा, तो 1/10 मोल को मल्टीप्लाई करोगे मोलर मास से 143.3, तो ये हो जाएगा आपका 14.33 ग्राम। तो ये हो जाएगा जब 100 ml का मिक्सिंग होगा। तो 50 ml के मिक्सिंग में क्या होगा, आपका जो आंसर होगा जैसे इसका हाफ होगा, तो नियर अबाउट जो आंसर होगा 7 ग्राम के आसपास होगा। तो आपका जो ऑप्शन था, ऑप्शन जो है बी आपका इसका करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में जो मोलर मास का कैलकुलेशन में जो Ag का जो मास लिया हुआ है, लिया हुआ 107.8 लिया हुआ है। नॉर्मली हम लोग क्या मानते हैं, Ag का मास को 108 मानते हैं, बट यहाँ पे 107.8 है। तो इसको लेने के कारण आपका जो यहाँ मोलर मास है ये 143.3 में लिख रहा हूँ। अगर आप मास को 108 मानते तो इस केस में 143.5 आता। तो ये माइनर वेरिएशन है, बट इससे आपके आंसर को फ़र्क नहीं पड़ेगा। प्लस इसमें जो आंसर है अपना अप्रोक्स ही आएगा, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर का कोई नीड नहीं था यहाँ पे, क्योंकि आपका ऑप्शन काफ़ी दूर है, तो भी आप इजीली अपने आंसर को टिक कर सकते हो। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको 20 ग्राम का एक सैंपल दिया हुआ है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, और इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जब इसको आप हीट करते हो तो ब्रेक करेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड इन CO2 में, और जो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करता है उसका वेट दिया हुआ 8 ग्राम। इस इन्फॉर्मेशन के बाद पूछा गया है कि आपके सैंपल का प्योरिटी क्या है। तो ध्यान देना, इस क्वेश्चन का बस जो चेक पॉइंट है या जो की कॉन्सेप्ट है, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो प्योर कंपोनेंट है वही पार्टिसिपेट करता है केमिकल रिएक्शन में। तो अगर हम इसका बैलेंस इक्वेशन लिखे, तो हीटिंग के बाद ब्रेक करेगा MgOnCO2 में। तो आपको इन्फॉर्मेशन MgO का दिया हुआ है 8 ग्राम। तो आप क्या करो, इस वेट को चेंज करोगे पहले मोल में। तो MgO का मोल मास कितना होगा, तो Mg का होता है 24 और O का होता है 16, तो ये हो जाएगा 40। तो MgO का जो वेट प्रोड्यूस है उसका मोल कितना हो जाएगा, मोल हो जाएगा 8/40, यानी 1/5 मोल होगा MgO का। तो अगर MgO 1/5 होगा तो आप रिवर्स सोचो,
तो आपका बैलेंस इक्वेशन में जो कोफिशिएंट है 1:1 में है, तो MgO का 1 होगा तो MgCO3 भी क्या होगा, 1 ही रहेगा। तो जितना अमाउंट MgO बना होगा उतना ही अमाउंट MgCO3 का होना चाहिए, यानी इसका जो प्योर पार्ट है वो होना चाहिए 1/5 मोल। ठीक, तो ये हो गया प्योर कंपोनेंट का मोल। तो वेट ऑफ प्योर कैसे निकलेगा, तो सिंपली क्या करना है आपको, MgCO3 के मोलर मास से इस मोल को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हो जाएगा 1/5 इंटू MgCO3 का मोलर मास, जो कि होता है कितना, Mg का 24, C का 12 एंड O का 3 हो तो 48, यानी हो जाएगा 84। तो ये हो गया आपका प्योर सैंपल का वेट। परसेंट प्योरिटी कैसे निकालेंगे, तो परसेंट प्योरिटी के लिए सिंपली क्या करना है, वेट ऑफ प्योर बाई वेट टोटल इंटू 100। ध्यान देंगे आपका वेट ऑफ जो प्योर निकला है 1/5 84 है, सैंपल का वेट कितना दिया था 20 और इंटू 100 कर लेना आपको। तो अब ध्यान देंगे नीचे का 5 इंटू 20 क्या होगा, 100 हो जाएगा, ऊपर 100 कैंसिल कर लेगा ये, तो ऊपर बचेगा परसेंट कितना बचेगा, 84 बचेगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी 84%, यानी आपका जो प्योरिटी लेवल है वो होगा 84%। ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि आप हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड मीथेन यानी CH4 का इक्वल मासेस लिए हो एक कंटेनर में जिसका वॉल्यूम भी है, तो आपको बोला गया उनके वॉल्यूम का रेशियो क्या होगा। ध्यान देना, आपको पता है कि गैसेस का जो वॉल्यूम होता है वो गैसेस के मोल के प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपका कंडीशन कांस्टेंट हो तो उस केस में गैसेस का वॉल्यूम उसके मोल के प्रोपोर्शनल होता है। तो इस क्वेश्चन में सिंपली आपको क्या करना है, आपको मोल का रेशियो पता कर लेना है। जो रेशियो मोल का होगा वही रेशियो क्या होगा, वॉल्यूम का होगा। तो ध्यान देंगे हम एज्यूम क्या करते हैं कि सारे गैस का मास को हम 1 ग्राम मान लेते हैं, यानी आपके पास H2 का 1 ग्राम मान लेते हैं, O2 का भी 1 ग्राम मान लेते हैं हम लोग, ठीक है, और मीथेन का भी 1 ग्राम मान लेते हैं। अब इस वेट को चेंज करते हैं मोल में। मोल में कैसे चेंज करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, उनको उनके मोलर मास से डिवाइड कर देंगे। तो हाइड्रोजन का मोल होगा 1/2, आपका O2 का मोल हो जाएगा 1/32, मीथेन का मोल हो जाएगा 1/16। अब क्या कर, इनका आप रेशियो ले लो। रेशियो कैसे लोगे, तो सिंपली करो, क्या करो आप ना, इनको आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, इसको 32 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 2। तो आप देखोगे जिनका मोल का रेशियो कितना आ रहा है 16:1:2 आ रहा है, यानी इसका वॉल्यूम का रेशियो भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो सेम ये रेशियो हो जाएगा आपका वॉल्यूम का रेशियो। तो ये आंसर किस ऑप्शन से मैच कर रहा है, तो ये मैच कर रहा है ऑप्शन सी के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि H2Cl2 को जब हम मिक्स करते हैं तो उसमें आपको बनता है HCl फॉर्म करता है। तो इसका बैलेंस इक्वेशन है और आपको दिया हुआ इन्फॉर्मेशन कि आप 22.4 लीटर आप यूज कर रहे हो H2 का और 11.2 लीटर यूज कर रहे हो किसका, Cl2 का, ठीक है। तो ध्यान देना, आपको पता होना चाहिए कि गैसेस का जो रिएक्शन है अगर उसका वॉल्यूम दिया रहेगा तो मोल की तरह उसको आप ट्रीट कर सकते हो। तो आप ध्यान देंगे H2 का जो वॉल्यूम लिया हुआ इतना लिया हुआ, Cl2 का वॉल्यूम कितना लिया हुआ 11.2 दिया हुआ, तो लिमिटिंग कौन होगा, तो लिमिटिंग हो जाएगा Cl2। तो रिएक्शन Cl2 के अकॉर्डिंग होगा तो Cl2 पूरे प्रोसेस में कंज्यूम हो जाएगा और जितना अमाउंट Cl2 का होगा उसका डबल बनेगा HCl का वॉल्यूम गैसेस फेज में। तो इसका वॉल्यूम बनेगा 22.4, ठीक है, लीटर बनेगा। और इस केस में आपका हाइड्रोजन का भी 11.2 लीटर क्या होगा, कंज्यूम हो जाएगा। तो H2 का जो वॉल्यूम बचेगा 11.2 बचेगा लीटर STP पे। अब इस वॉल्यूम को अगर आपको चेंज करना मोल में तो क्या करोगे, आपका 20.4 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे जो मोल होगा ये हो जाएगा हाफ मोल। सिंपली क्या कर रहे हैं हम 20.4 से डिवाइड कर दे रहे हैं और यहाँ हो जाएगा 1 मोल और इसमें Cl2 फुल्ली कंज्यूम हो जाएगा। तो इसमें से HCl का अमाउंट बनेगा 1 मोल। तो 1 मोल HCl ऑप्शन किस में है, तो ऑप्शन ए में है। तो आपका ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। ये था कुछ क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में
1 ग्राम मैग्नीशियम को हम बर्न कर रहे हैं विथ 0.56 ग्राम ऑफ O2 इन ए क्लोज वेसल। तो आपसे पूछा गया है कि कौन सा रिएक्टेंट जो है एक्सेस में होगा और कितना एक्सेस में होगा। तो ध्यान देंगे, सबसे पहले हम लिखते हैं इस इक्वेशन, इस एक का बैलेंस इक्वेशन। तो आपके पास क्या होगा, Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो इसको हम लोग बैलेंस कर लिए। अब क्या करेंगे, जो गिवन आपको वेट दिया उसको मोल में चेंज करेंगे। तो 1 ग्राम Mg का दिया हुआ था और 0.56 ग्राम दिया हुआ था O2 का। इसको करस्पॉन्डिंग मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो ये मिल जाएगा मेरे को मोल। ठीक है, इस मोल का जो वैल्यू आ जाएगा यह आ जाएगा 0.0416 और यहाँ जो वैल्यू आ जाएगा इस वैल्यू को सॉल्व होते आएगा 0.0175। तो ये आपका मोल मिल गया हम लोग को। ठीक है, अब ये मोल मिल गया। अगला पॉइंट क्या होगा, हमको पता करना है इसमें लिमिटिंग क्या होगा, इसमें लिमिटिंग कौन होगा। तो सिंपल सा चीज़ है, लिमिटिंग पता करने के लिए आपको क्या बोला जाता है कि बैलेंस इक्वेशन के कोफिशिएंट को उसके मोल में डिवाइड मार दो, डिवाइड कर दो इससे। तो इसको आप 2 से डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट आपका वैल्यू होगा 0.02 के आसपास, और इसको 1 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू कितना होगा, जितना उतना ही रहेगा। तो इसका मतलब दोनों में छोटा कौन है, दोनों में छोटा ए वाला है। तो जो छोटा होगा लिमिटिंग होगा। इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट क्या हो गया, आपका लिमिटिंग इसमें O2 हो गया। तो O2 लिमिटिंग हो गया, यानी O2 आपका इस प्रोसेस में कंज्यूम हो जाएगा। तो बचेगा क्या, तो बचेगा आपका Mg। अब कितना बचेगा देखते हैं हम लोग। तो ध्यान देंगे, आपका O2 का मोल कितना लिया, 0.0175 आपका लिया हुआ है। तो एक अगर मोल O2 होता है तो Mg कितना कंज्यूम होता है, 2 मोल कंज्यूम होता है। तो जितना मोल आपका O2 का होगा उसका डबल मोल Mg कंज्यूम होगा। तो आपका Mg कंज्यूम कितना होगा, तो Mg कंज्यूम होगा 0.0175 का डबल अमाउंट क्या होगा, कंज्यूम होगा। तो ये वैल्यू निकल के आएगा 0.035, इतना कंज्यूम होने वाला है। तो बचेगा कितना Mg, तो सिंपली क्या करेंगे, गिवन दिया हुआ 1 ग्राम, इस 1 ग्राम में से गिवन दिया हुआ है पॉइंट, तो आपका Mg कंज्यूम कितना हो रहा है, तो 0.035 मोल Mg कंज्यूम हो रहा है। ठीक, तो आपका Mg बचेगा कितना, तो आपके पास मोल कितना दिया हुआ है Mg का, तो मोल Mg का दिया हुआ 0.0416। तो 0.0416 में से आप माइनस कर दोगे 0.035 को, तो Mg का बचा अमाउंट कितना निकलेगा, तो 0.0066 ए अमाउंट को मिलेगा। इतना मोल Mg क्या होगा, बचा होगा। अब इस मोल को आपको चेंज किस में करना है, तो इस मोल को आपको चेंज करना है किस में, वेट में। ठीक, तो वेट में कैसे चेंज करेंगे, तो सिंपली क्या करोगे, इस मोल के वैल्यू को Mg के मोल मास से मल्टीप्लाई करो। तो अल्टीमेटली वेट ऑफ जो Mg होगा, जो बचा हुआ रहेगा लेफ्ट, ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.0066 को मल्टीप्लाई करोगे आप किससे, 24 से। तो इतना ग्राम आपका आंसर आने वाला है। अब देखो ये आपका किससे मैच करेगा, तो सिंपली है, आपका बचने वाला क्या था, Mg बचने वाला था। ठीक, तो Mg का आप वैल्यू जो मल्टीप्लाई करोगे, तो इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए बहुत सिंपल सा क्या करो ना, आप इसको 24 को 25 मान लो। तो इससे क्या होगा, अप्रोक्सीमेटली आपका आंसर सिमिलर टाइप का आ जाएगा। तो इसको आपको सॉल्व करना है, तो ये ऑलमोस्ट सॉल्व करके आ जाएगा आपका 0.16 ग्राम, यानी हमारा ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने यूरिया के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया हुआ है 6.02 × 10⁻20 इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, और आपको बोला गया इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना होगा। तो पहले क्या कर, यूरिया का मोल निकाले। मोल कैसे निकलेगा, तो नंबर दिया हुआ है तो उसे डिवाइड करेंगे हम लोग एवोगाड्रो नंबर से। तो वैल्यू निकल के आ जाएगा 1/1000 यानी 10⁻³ आपको मोलिटी निकालना है। तो सिंपली क्या करेंगे, मोल यानी 10⁻³ को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम लीटर से। तो 100 ml में लीटर में कितना होगा, 0.1 लीटर। तो 0.1 से डिवाइड कर दो, तो यानी 10⁻³
डिवाइडेड बाई 10⁻⁻1 यानी वैल्यू आ जाएगा 10⁻⁻2 मोलर, यानी 0.01 मोलर इसका आंसर होगा। तो आपका जो डी ऑप्शन है होगा ये हमारे सॉल्यूशन से मैच कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके पास एक मेटल क्लोराइड है, उसका 10 ml वॉल्यूम है और 0.05 मोलर उसका मोलिटी दिया हुआ है क्वेश्चन में, और बोला इस मेटल क्लोराइड में जो क्लोराइड आयन निकलेगा उसको पीपीटी करने के लिए जो आपको Ag+ रिक्वायरमेंट है वो आपके पास आएगा AgO3 सॉल्यूशन से, और उस AgO3 सॉल्यूशन का वॉल्यूम 10 ml दिया हुआ और उसका मोलिटी 0.1 मोलर दिया हुआ है। ठीक, अब आपको बताना है इस मेटल क्लोराइड का फार्मूला क्या होगा। तो ध्यान देंगे, आपके पास जो मेटल क्लोराइड है उसमें से जो भी Cl- मिलेगा वो आपके AgO3 के Ag+ से कंबाइन करेगा और AgCl का पीपीटी फॉर्म करने वाला है। ठीक है, तो जितना अमाउंट होगा Ag+ का उतना अमाउंट होना चाहिए Cl- का। बात समझ में आया? तो आप देखोगे तो AgO3 का जितना अमाउंट होगा उतना ही होगा Ag+ आयन। तो AgO3 का मिलीमोल कितना आएगा? तो ये आएगा 1 मिलीमोल। तो अगर आपके पास AgO3 का मिलीमोल अगर 1 होगा उस केस में Ag+ का मिलीमोल भी क्या होगा? 1 मिलीमोल होगा, क्योंकि जितना AgO3 होगा उतना ही Ag+ मिलने वाला है। अब Ag+ का अमाउंट अगर 1 मिलीमोल होगा तो पीपीटी करने के लिए Cl- भी क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो आपका Cl- भी 1 मिलीमोल मिलना चाहिए आपको। अब ध्यान ना, जो आपका मेटल क्लोराइड क्वेश्चन में दिया हुआ है उस पर अगर हम देखेंगे तो उसके इन्फॉर्मेशन पे अगर आप देखोगे तो उसका 10 ml वॉल्यूम था और 0.05 मोलर उसका मोलिटी दिया हुआ है। तो इसका मिलीमोल कितना होगा? तो इसका मिलीमोल होगा 0.5 मिलीमोल। अब इस मेटल क्लोराइड से आपका Cl कितना मिलना चाहिए? 1 मिलीमोल मिलना चाहिए, यानी जो भी अमाउंट इसका है उसका डबल मिलना चाहिए, यानी इस मेटल क्लोराइड में आपका 2 Cl होना चाहिए। तो इसका जो फार्मूला होगा, इसका फार्मूला हो जाएगा XCl2, क्योंकि आपके पास 0.5 मिलीमोल इस सॉल्ट का है, इससे डबल मिलना चाहिए, यानी इससे 1 मिलना चाहिए आपको, मिलीमोल मिलना चाहिए आपका Cl- का। तो इसलिए इसका रिलेशन बोल सकते हैं ये होगा XCl2। तो आपका जो हमारा सॉल्यूशन किस ऑप्शन से मैच करेगा? ऑप्शन बी से मैच करेगा। तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिया और बोला है किस केस में मॉलिक्यूल का नंबर मैक्सिमम होगा। तो ध्यान ना, पहला ऑप्शन जो है उसमें दिया 4 ग्राम ऑफ CO2, तो इसको मोल में चेंज कर लो तो मोल हो जाएगा इसका 44/44। CO2 का मोल 44 होता तो ये हो जाएगा 1 मोल। तो ये 1 मोल CO2 होगा इस केस में, यानी 1 मोल मॉलिक्यूल है। बी ऑप्शन में क्या है 48 ग्राम ऑफ ओजोन, तो ओजोन का मोल मास 48 होता तो यहाँ भी आपका मोल हो जाएगा 1। सी ऑप्शन में 8 ग्राम H2, तो H2 का मोल मास 2 होता तो यहाँ का मोल हो जाएगा 8/2, यानी हो जाएगा 4 मोल। डी ऑप्शन जो है दिया हुआ 64 ग्राम SO2, तो SO2 का मोल मास 64 होता तो यहाँ भी मोल क्या आ जाएगा 1। यानी इसमें ध्यान देना ऑप्शन A, B, D में आपका जो मोल का वैल्यू कितना निकल रहा है, मोल का वैल्यू निकल के आ जा रहा है 111, यानी इन सारे केस में मॉलिक्यूल सेम है, जितना 1 मोल मॉलिक्यूल होगा। ऑप्शन सी में जो है उसमें आपके पास 4 मोल मॉलिक्यूल होगा H2 का। तो अगर मोल ज़्यादा है तो बाय डिफ़ॉल्ट मॉलिक्यूल का नंबर भी क्या होगा? ज़्यादा होगा, यानी इसका मतलब ऑप्शन सी इसका क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो आपसे पूछा गया है कि द नंबर ऑफ एटम इन 0.1 मोल ऑफ ट्राइटोमिक गैस, यानी एक गैस में 3 एटम से बना हुआ है, उसका आपके पास 0.1 मोल है। तो आपको सिंपली बोला गया इसमें कितना एटम होगा। तो ध्यान देना एटम का नंबर इक्वल टू क्या होगा? तो 0.1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी 0.3 मोल एटम होगा। अब इसको आप क्या करो, अल्टीमेटली आप अगर नंबर से मल्टीप्लाई करके नंबर निकाल सकते हो तो नंबर इक्वल टू क्या होगा? मोल इंटू Na कर लेते हैं, यानी क्या होगा 0.3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 कर लेते हैं। क्वेश्चन में यहाँ पे बस एक ही 2 है तो बस यहाँ तक ले सकते हो आप। तो अल्टीमेटली क्या होगा 0.3 का जो है डेसिमल हटा लो तो ये हो जाएगा 3, 6.02 इंटू 10⁻22 को हो सकता है। अब 3 इंटू इसको मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा कितना? तो आ जाएगा 18.06 आ जाएगा, 10⁻22 है। ठीक, अब अगर डेसिमल को तुम खींचोगे यहाँ पे
1.8 करोगे तो 10 का पावर जो होगा वहाँ पे क्या होगा, एक इंक्रीज करेगा तो ये हो जाएगा 1.806 10^23। तो अल्टीमेटली आपका जो ऑप्शन होगा बी होगा करेक्ट आंसर। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में आपके सामने 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट दिया हुआ है जिसको डिजॉल्व किया गया है वाटर में और आपका सॉल्यूशन बनाया गया 250 ml का। अब बोला गया है कि सोडियम कार्बोनेट जो है वो ब्रेक करता है सोडियम आयन में एन कार्बोनेट आयन में। तो आपको पता है कि सोडियम कार्बोनेट से जितना होगा उसका डबल मिलेगा सोडियम आयन, और जितना होगा सोडियम कार्बोनेट उतना मिलेगा आपके पास कार्बोनेट आयन मिलने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से डिसोसिएट करेगा, यानी अगर अमाउंट यहाँ पे x मानते हैं इसका हम, तो ये होगा 2x और ये होगा x। बात समझ में आया। अब बोला गया है कि आपको पता करना है कि सोडियम आयन और कार्बन आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। तो इसका अप्रोच बहुत सिंपल सा है, तो ध्यान देना। पहले इसको हम लोग सॉल्व करते हैं शॉर्टकट से। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जितना, चूँकि वॉल्यूम सेम है दोनों का और अमाउंट क्या है, सोडियम आयन का डबल होगा एज कम्पेयर टू कार्बोनेट, तो आप सिंपल आपको पता है कि जो सोडियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन होगा और कार्बोनेट का क्या होगा, डबल होगा। ठीक है, कार्बोनेट का क्या होगा, डबल होगा। तो आप ऑप्शन चेक करो कि किस ऑप्शन में सोडियम आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कार्बोनेट का डबल है। तो आप देखोगे इसमें दोनों सेम है, हटा सकते हो आप इजीली। इसमें दोनों सेम है, इसको भी हटा सकते हो। इसमें सोडियम आयन का अमाउंट इसका डबल है, यानी ये ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन बी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बात समझे। ऑप्शन ए में क्या दिया हुआ है, कार्बन का कॉन्सेंट्रेशन डबल दिया सोडियम का, जो कि गलत होगा। तो डायरेक्टली हम ऑप्शन एनालिसिस करके बस इस क्वेश्चन को सही कर सकते थे। तो ये था अपना पहला अप्रोच। सेकंड अप्रोच में क्या होगा, आप सिंपली क्या करोगे, इस अमाउंट को, ठीक है, चेंज करोगे मोल में, चेंज करोगे मोल में। मोल कैसे निकलेगा, तो आपका 25.3 ग्राम हो गया सोडियम कार्बोनेट का। अब उसको डिवाइड करोगे इसके मोलर मास से। अब कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का मोल मास कितना होगा, तो आपको पता है कि कार्बोनेट का अमाउंट 60 होता है, प्लस इसमें आप 46 को ऐड करोगे तो होगा 106, यानी इसका मोल मास हो जाएगा 106। उसे डिवाइड कर दिए तो मेरे को मिल गया मोल, तो इसका मोल मिल गया। तो यहाँ पे अगर n मिल जाएगा मोल, तो इसका मोल कितना होगा, तो 2n, यानी 2 × 25.3/106। ये हो जाएगा सोडियम आयन का मोल, और कार्बन का मोल कितना हो जाएगा, तो 25/3/106, यानी आपको मोल मिल गया दोनों का। अब इस मोल को डिवाइड कर दोगे वॉल्यूम में लीटर से, तो आपके पास 250 ml है। तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का क्या होगा, तो वॉल्यूम सॉल्यूशन का हो जाएगा 0.25 लीटर। तो इन दोनों मोल को आप डिवाइड कर दोगे 0.25 से या फिर 1/4 से, तो आपका आंसर जो है, आंसर बी के साथ मैच कर जाएगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके सामने 10 ग्राम हाइड्रोजन लिया हुआ है एंड 64 ग्राम ऑक्सीजन दिया हुआ है, और दोनों को हम एक वेसल में लेके एक्सप्लोड किए हैं। तो बोला गया है कि आपका अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रोड्यूस होगा बताना है। तो ध्यान देना, सबसे पहले इसका बैलेंस इक्वेशन लिखोगे, H2 + O2 गिव्स H2O। इसको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे होगा, तो इसको बैलेंस हम ऐसे कर सकते हैं। ठीक, अब क्या होगा, जो भी गिवन डेटा उसको मोल में चेंज कर लो। तो 10 ग्राम जो है H2 का होगा तो मोल कितना 5 हो जाएगा, और 64 ग्राम ऑफ O2 में अब इसका मोल कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट पता करोगे लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट आप पता करोगे तो सिंपली क्या करना है, जो बैलेंस इक्वेशन के कोएफिशिएंट से आप डिवाइड करो उसके मोल को, तो ये वैल्यू हो जाएगा 5/2, और यहाँ पे वैल्यू क्या है, ये वैल्यू 1 है यहाँ पे, तो 1 से 1 को 2 को डिवाइड करो 1 से, तो हो जाएगा 2/1। दोनों में छोटा कौन है, तो दोनों में छोटा ये वाला है, यानी ऑक्सीजन का जो वैल्यू है छोटा है डिवीजन के बाद। तो जिसका वैल्यू छोटा होगा उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। यानी सिंपली क्या करते हैं, गिवन मोल को बैलेंस इक्वेशन के कोएफिशिएंट से डिवाइड करेंगे, जिसका वैल्यू छोटा आता है उसको हम लिमिटिंग रिएजेंट बोलते हैं। तो यहाँ पर लिमिटिंग कौन हो जाएगा, O2 लिमिटिंग हो जाएगा। अब O2 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करो, ठीक है। तो O2 का अगर 1 मोल होता तो वाटर 2 मोल बनता। तो O2 का क्वेश्चन में कितना मोल दिया हुआ है बच्चों लोग, तो O2 का दिया हुआ 2 मोल। तो 1 से बनता 2 मोल, तो 2 से बना कितना मोल, 4 मोल। तो अल्टीमेटली
आपके पास वाटर कितना मोल प्रोड्यूस होगा 4 मोल, यानी ऑप्शन जो बी होगा, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि 1 लीटर प्रोपेन गैस को कंबशन करने के लिए कितना लीटर O2 हमको नीडेड होगा। तो ध्यान देना, जब भी गैसेस का बात करते हैं तो गैसेस का मोल और वॉल्यूम आपस में क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है। तो जो रिलेशन मोल के लिए वैलिड होगा वही रिलेशन क्या होगा, वैलिड होगा आपके वॉल्यूम के लिए। तो सबसे पहले क्या कर, आप प्रोपेन का कंबशन इक्वेशन लिख लो। तो C जाएगा आपका CO2 में और H जाएगा आपका H2O में। अभी यहाँ पे अगर O2 का बात करते हैं, O2 कितना लगेगा, तो राइट साइड में आपके पास ऑक्सीजन एटम कितना 10 O एटम है, तो उसके लिए यहाँ पे 5 O2 लगेगा। तो इसका बैलेंस इक्वेशन हम लिख चुके हैं। अब क्या करोगे, आप इस रिलेशन को ध्यान देना। तो अगर आपका प्रोपेन का अगर 1 होगा तो O2 का आपका अमाउंट कितना हो रहा है, 5 हो रहा है, यानी प्रोपेन और O2 का रिलेशन जो है 1:5 में है। तो इस केस में अगर आप प्रोपेन गैस का 1 लीटर लोगे तो उसको कम्प्लीटली बर्न करने के लिए आपको जो O2 का वॉल्यूम रिक्वायर होगा वो होगा 5 लीटर, यानी इसका जो आंसर होगा, आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया हुआ है जिसमें CHNO है और आपको C का परसेंटेज दिया हुआ है वेट बाय वेट 38.7% है, H का वेट परसेंट दिया हुआ है 9.67% है, और रिमेनिंग जो होगा वो होगा आप पे ऑक्सीजन का। तो इसमें से क्या करेंगे हम लोग, 100 से माइनस कर लेंगे अगर कार्बन के परसेंटेज को एंड हाइड्रोजन के परसेंटेज को, तो हमको मिल जाएगा परसेंटेज O का। तो ये वैल्यू कितना निकलेगा, तो ये हो जाएगा 51.62 आ जाएगा, यानी परसेंट O कितना है 51.62% है। अब क्या करेंगे, हम लोग सैंपल को अगर 100 ग्राम मानते हैं तो सैंपल का जो है उसको अगर हम 100 ग्राम एज्यूम करते हैं, तो इस 100 ग्राम में अगर हम बात करते हैं C का, H का एंड O का कितना ग्राम होगा, तो चूँकि आपको परसेंटेज वेट दिया हुआ था तो 100 ग्राम के सैंपल में जो परसेंटेज होगा उसी को आप वेट मान सकते हो। तो आपका C का जो वेट होगा वो हो जाएगा 38.71, H का वेट हो जाएगा 9.67 और आपका जो है O का परसेंट हो जाएगा यानी वेट हो जाएगा 51.62। तो ये वेट हो गया इन ग्राम। कब, जब सैंपल का वेट है 100 ग्राम, उस केस में सारे एलिमेंट का ग्राम में आप वेट निकाल सकते हो 100 ग्राम के सैंपल में, चूँकि आपको परसेंटेज पता था। अब इसको आप मोल में कन्वर्ट करो। तो मोल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो इंडिविजुअल जो वेट है उसको डिवाइड करोगे उनको उसके मोलर मास से। तो C का जो मोल होगा इस सैंपल ऑफ 100 ग्राम में ये हो जाएगा दिस बाई 12। H का जो हो जाएगा ये हो जाएगा 9.67 डिवाइडेड बाई 1 और O का हो जाएगा 51.62 डिवाइडेड बाई 16। अभी जो मोल यानी वैल्यू निकलेगा इसका निकलेगा 3.22 के अराउंड, ये वैल्यू हो जाएगा 9.67 और ये हो जाएगा 3.22 के आसपास। अब इस रेशियो को आपको कन्वर्ट करना है सिंपलेस्ट रेशियो में। तो क्या करेंगे, इसमें से जो सबसे छोटा वैल्यू है 3.22 उसे सारे को डिवाइड कर लो। तो डिवाइड जब करोगे सारे को आपस में तो A1 हो जाएगा, A भी 1 हो जाएगा और ये नियरेस्ट ऑलमोस्ट 3 हो जाएगा। तो आपका जो सिंपलेस्ट रेशियो निकला उसमें C का 1 होगा, H का 3 होगा, O का 1 होगा। तो इसका मतलब है जो आपका एम्पिरिकल फार्मूला बनेगा ये हो जाएगा CH3O और ये हमारा जो आंसर है ऑप्शन C से मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन C। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपको सामने लेड ऑक्साइड का 6.5 ग्राम लिया हुआ है और 3.2 ग्राम लिया हुआ है HCl का, और दोनों रिएक्ट करेगा तो बनता है PbCl2, ठीक है, प्लस वाटर फॉर्म करेगा। तो इसका बैलेंस इक्वेशन पहले हम लिख लेते हैं और इसका 3.2 ग्राम लिया हुआ था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो PbCl2 बनने वाला उसका अमाउंट इन मोल पता करना है। इसका आपको पता करना मोल में कितना अमाउंट फॉर्म करेगा। तो सबसे पहले क्या काम करेंगे हम लोग, जो गिवन डेटा उसको मोल में चेंज करेंगे। तो मोल में कैसे चेंज करेंगे, तो जो भी एंटिटी है उसके मोलर मास से डिवाइड करते हैं। तो लेड ऑक्साइड का पहले हमको मोलर मास निकालना पड़ेगा। तो लेड का मोलर मास होता है 208 और O का होता है 16। तो PbO का जो मोलर मास होगा, तो PbO का मोलर मास कितना निकले बच्चों लोग, ये मिल जाएगा मेरे को 224।
तो PbO का मोल कितना निकलेगा, तो PbO का मोल मिल जाएगा रुको 6.5 डिवाइडेड बाई 224 और वैल्यू आ जाएगा 0.029। सिमिलरली हम लोग HCl का मोल पता करते हैं, तो HCl का मोल मास कितना होता है बच्चे लोग, तो HCl का मोल मास होता है, क्लोरीन का मोल मास होता है 35.5, H का होगा 1, तो हो जाएगा 36.5। तो आप इसका अगर मोल पता करते हो तो ये मोल आएगा 3.2 डिवाइडेड बाई 36.5। तो ये मोल का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा, तो मोल का वैल्यू जो निकल के आने वाला है इसका, ये वैल्यू निकल के आ जाएगा आपके पास पॉइंट। चलो इस क्वेश्चन में आपके सामने एक एलिमेंट X लिया हुआ है जिसका 3 आइसोटोप दिया हुआ है जिसका मासेस अलग अलग है। एक आइसोटोप जिसका 90% कंट्रीब्यूशन होगा उसका मास है 200, सेकेंड आइसोटोप जिसका कंट्रीब्यूशन 8% है उसका मास लिया हुआ 199, और थर्ड X यानी जो आइसोटोप है उसका मास 202 है, उसका कंपोजिशन है 2%। अब इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके बोला गया है कि आपको पता करना है व्हाट इज द एवरेज एटॉमिक वेट। तो ध्यान देंगे, आपको सिंपली आप इसमें अप्रोच क्या करोगे, आप X के नंबर को आप 100 मान लो। अब 100 में से जो आइसोटोप का मास 200 होगा उसका नंबर कितना होगा 90, चूँकि 90% कॉम्पोजिशन था। जिस आइसोटोप का मास 199 है उसका नंबर कितना होगा, उसका नंबर होगा 8। जिस आइसोटोप का मास 202 दिया हुआ है उसका नंबर कितना होगा 2 होगा। तो आप नंबर सबका मिल गया आपको और सारे का आपको मास पता है, तो सिंपली आपको एवरेज निकालना है। एवरेज के लिए क्या करोगे, तो एवरेज मास के लिए सिंपली हम लोग क्या करते हैं बच्चों लोग, तो वेट टोटल बाय नंबर टोटल। नंबर टोटल तो हम लोग मान चुके हैं, कितना मान चुके हैं 100, तो एन टोटल आपको पता है 100 है। तो सिंपली हम लोग वेट निकालेंगे, वेट टोटल। तो वेट टोटल के लिए क्या करेंगे, आपको हर आइसोटोप का नंबर पता है तो नंबर को उसके मास से मल्टीप्लाई करते जाओ ना। तो 90 को मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, 200 से, प्लस 199 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, प्लस क्या करेंगे बच्चों लोग 202 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 2 से, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर कितना होगा 100। ऊपर जो समेशन करोगे ये आएगा 19996 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हो जाएगा आपका 199.96। अब आपका नियरेस्ट वैल्यू जो होगा इसके क्या होगा, तो इसका नियरेस्ट वैल्यू होगा, ये हो जाएगा आपका 200, यानी आपका जो आंसर होगा डी। तो बच्चों लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड एनालिसिस। अब ध्यान देना, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक और अप्रोच हम लोग फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका मैथमेटिक्स थोड़ा सा स्ट्रांग है तो सिंपली आप क्या करोगे, आपको पता है कि एवरेज हमेशा उसके पास रहना चाहता है जिसका नंबर ज़्यादा होगा। तो इसमें इस गिवन इन्फॉर्मेशन में जो 200 जिसका मास आइसोटोप का उसका नंबर 90 है, तो एवरेज 200 के पास रहना चाहता है, ठीक है। अब जो 199 का जो आइसोटोप है उसको इधर वो पुल करना चाहता है टुवर्ड्स 199, यानी 200 से घटाना चाहता है। तो आपके पास 199 मास का 8 आइसोटोप है, तो आपका हर जो पार्टिकल जिसका मास 199 है वो 1 से कम करना चाहेगा मास को, यानी -8 मास, यानी 200 से मास को इधर शिफ्ट करना चाहेगा। और जो 202 मास का पार्टिकल हो मास को आगे खींचना चाहेगा। तो उसका कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 2 पार्टिकल है 202 मास का, तो अल्टीमेटली +4 मास वो राइट साइड ऐड करना चाहेगा। तो आप देखोगे नेट मूवमेंट कहाँ होगा, नेट मूवमेंट होगा टुवर्ड्स कितना, लेफ्ट साइड कितने का, -4 का। अब एक पार्टिकल कितना था, तो यहाँ पे 90 पार्टिकल था 200 का, 199 का 8 पार्टिकल था और 2 पार्टिकल था 202 का। इन टोटल पार्टिकल आपके पास 100 है, तो ये -4 का जो शिफ्ट है वो 100 पार्टिकल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पर पार्टिकल जो होगा वो कितना कंट्रीब्यूशन होगा, तो 400 डिवाइडेड 4 -4 डिवाइडेड बाई आप क्या करोगे 100, यानी -0.04। तो आपका जो एवरेज जो शिफ्ट करेगा 200 से कितना शिफ्ट करना चाहिए, -0.04 शिफ्ट करना चाहिए। आपका जो एवरेज वैल्यू होगा वो हो जाएगा 199.96। चूँकि आपको क्वेश्चन में नियरेस्ट वैल्यू पूछा गया था, तो नियरेस्ट वैल्यू फिर से क्या होगा 200। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जब आप 270 kg ऑफ एल्युमिनियम प्रोड्यूस करते हो फ्रॉम बॉक्साइट और यूजिंग हॉल प्रोसेस, तो उस प्रोसेस में आपका जो कार्बन है जो एनोड मौजूद होता है वो कितना कंज्यूम होगा, उसका मास पता करना है आपको।
तो सिंपली ये क्वेश्चन मेटलर्जी चैप्टर से लिया हुआ है जो कि अब आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको हॉल प्रोसेस आप नहीं पढ़ोगे। तो इस क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, बस इसको सिंपल तरीके से समझा देंगे, यानी इसमें हॉल प्रोसेस के बारे में लोग डीप में नहीं जाएंगे। तो सबसे पहले आपको बॉक्साइड ओर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो ध्यान देना, बॉक्साइड ओर जो होता है Al2O3.2H2O, लेकिन यहाँ पे जो वाटर है, वाटर वेपर अलग हो जाता है। तो यहाँ पे मेनली अपने काम का होता है Al2O3, जिसको हम बोलते हैं एल्यूमिना। तो मेनली यही अपने काम का चीज़ है। तो ध्यान देंगे, तो हम लोग यहाँ एज्यूम कर रहे हैं कि जो भी हमारा कार्बन जो एनोड में है वो यहाँ एल्युमिनियम की इस O को लेके निकल जाएगा। तो चीज़ों को सिंपल रखने के लिए हम ये बात कर रहे हैं कि जो एनोड का कार्बन है इस एल्युमिनियम के ऑक्सीजन को लेके बाहर जाएगा, और जो कार्बन बाहर जाएगा वो CO2 के फॉर्म में बाहर जाएगा। तो इसका बैलेंस इक्वेशन क्या होगा, तो बैलेंस इक्वेशन लिख रहे हैं इसका हम लोग। तो यहाँ पर 2 लगा लो, तो 4 एल्युमिनियम प्लस 3 CO2, तो 3 कार्बन यहाँ लिख सकते हो आप। अब आपको दिया क्या हुआ है, तो दिया हुआ है एल्युमिनियम का वेट दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, एल्युमिनियम के वेट को मोल में चेंज करोगे। तो आपके पास 270 kg है, तो उसको पहले हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं। तो एक ग्राम में चेंज करने के 1000 से मल्टीप्लाई किए, डिवाइड कर देंगे एल्युमिनियम के मोलर मास से 27 से, तो यह आ जाएगा मोल। तो मोल कितना आ जाएगा, 10,000 मोल। ठीक, तो एल्युमिनियम का मोल मिल गया। बैलेंस इक्वेशन में एल्युमिनियम और कार्बन का रिलेशन क्या है, तो कार्बन का 3 मोल रहेगा तो एल्युमिनियम का 4 मोल प्रोड्यूस करेगा। ये आपको बैलेंस इक्वेशन बता रहा है। अब इसको लिंक करो आप, तो अगर ये 4 होगा तो 3 होगा, यानी अगर 4 एल्युमिनियम है तो उसके लिए 3 मोल कार्बन कंज्यूम करेगा। तो अगर एल्युमिनियम 1 मोल होता तो कार्बन कितना होता, 3/4। तो अगर आपके पास एल्युमिनियम का अमाउंट अगर 10,000 अगर हम बात करते हैं मोल है, तो उस केस में कार्बन कितना होगा, तो 3/4 इंटू 10,000, ये हो गया मोल। अब इसको हमको इसका वेट निकालना है, तो वेट कैसे निकलेगा, तो इस मोल को मल्टीप्लाई कर दोगे मोलर मास से। ठीक है, तो मोलर मास कितना होता है कार्बन का, 12। तो इसको 4 से यहाँ कट जाएगा, तो यहाँ पे 3 काट लो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 9 इंटू यहाँ पे एक और 0 होगा, यहाँ पे 10,000। तो इतना वेट होगा किस में, ग्राम में। इसको केजी में करने के लिए क्या करोगे आप, 1000 से डिवाइड करोगे, तो वेट इन केजी क्या आ जाएगा, डिवाइड बाय 1000। तो ये 3 0 कैंसिल करेगा, तो ये आंसर कितना आ जाएगा, 90 kg। यानी इस प्रोसेस में जो एनोड का वेट कंज्यूम होगा ये होगा 90 kg, यानी ऑप्शन जो सी होगा ये होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलो, इस क्वेश्चन बोला गया है कि किस ऑप्शन में आपका मॉलिक्यूल का नंबर मैक्सिमम होगा। तो सिंपली क्या करना, जो भी डाटा दिया हुआ है हर केस में उसको आपको मोल में चेंज कर लेना है। तो पहला जो केस है उसमें 15 लीटर ऑफ H2 दिया है STP पे, तो इस केस में मोल का जो वैल्यू होता है हो जाएगा 15 डिवाइडेड बाई 20.4। सेकेंड केस में ध्यान देना, आपका दिया हुआ 5 लीटर ऑफ N2 STP, तो इसका जो मोल हो जाएगा, इसका मोल हो जाएगा 5/22.4। सी वाले में क्या दिया है, 0.5 ग्राम ऑफ H2, इसका मोल क्या होगा, तो 0.5/2। और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 10 ग्राम ऑफ O2 गैस, यानी इसका मोल हो जाएगा 10/32 इसका मोलर मास। ठीक है, तो ये मोल हमारे केस में निकाल दिया हम लोग। अब आपको कंपेयर बस करना है कि किस केस में मोल का वैल्यू सबसे हाईएस्ट दिख रहा है आपको। तो यहाँ जो देखोगे इस ए रेशियो जो है ये 1/4 हो जाएगा। ए रेशियो नियरेस्ट क्या होगा, 1/3 के आसपास होगा। अगर नियर अबाउट देखें तो 1/3 होगा। ए रेशियो भी क्या है, ऑलमोस्ट क्या होगा, 1/4 के आसपास होगा। और ए रेशियो जो होगा ये ऑलमोस्ट क्या होगा, ये 3/4 के आसपास होगा। तो अब रेशियो कंपेयर करोगे तो देखना आपका सबसे बड़ा इसमें रेशियो कौन सा है, तो बहुत सिंपल सा रेशियो कंपेयर है। तो 3/4 का जो है ये आपको हाईएस्ट दिखेगा, यानी ये वैल्यू आपको हाईएस्ट दिख रहा होगा। तो यानी इस केस में चूँकि मोल का वैल्यू ज़्यादा है तो इस केस में मॉलिक्यूल का नंबर भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन जो ए होगा ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि किस ऑप्शन में मॉलिक्यूल का नंबर मैक्सिमम होगा। तो सिंपली क्या करना, जो भी इन्फॉर्मेशन दिया हो हर ऑप्शन में उसको आप उसके मोल में कन्वर्ट कर लो। जिस केस में मोल का वैल्यू ज़्यादा होगा उस केस में मॉलिक्यूल ऑटोमेटिक क्या होगा, हाईएस्ट होगा। तो ध्यान देना,
पहला इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है 7 ग्राम ऑफ N2 का मोल मास 28 होता है, तो मोल हो जाएगा 7/28, यानी जो वैल्यू होगा 1/4। सेकंड दिया है 2 ग्राम ऑफ H2, मोल मास H2 का था 2 ग्राम, यानी इसका मोल हो जाएगा 2/2, यानी हो जाएगा 1 मोल। थर्ड ऑप्शन जो दिया हुआ 16 ग्राम ऑफ NO2 का मोल मास होता है 46, यानी यहाँ जो मोल होगा 16/46 होगा। थर्ड ऑप्शन में O2 दिया 16 ग्राम, यानी इसका मोल हो जाएगा 16/32, यानी मोल हो जाएगा इसका हाफ। तो हाफ 16/46, 1 मोल एंड 1/4 में आपको सबसे बड़ा नंबर कौन सा दिख रहा है? तो सबसे बड़ा नंबर होगा 1 मोल। तो इस केस में मोल का वैल्यू हाईएस्ट है, तो इस केस में मॉलिक्यूलर नंबर भी क्या होगा? हाईएस्ट होगा, यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने एक सिलिंड्रिकल वायरस पार्टिकल का स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है, और उस वायरस जो है उसका जो शेप है, तो चूँकि शेप सिलिंड्रिकल शेप का होगा, तो इस सिलिंड्रिकल शेप का जो रेडियस होगा वो बताया हुआ 7 एंगस्ट्रॉम, और लेंथ जो है यानी जो आपका हाइट है वो बताया हुआ है 10 एंगस्ट्रॉम। आपसे बोला गया इस वायरस का मोलर मास क्या होगा, और आपके पास एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू दिया हुआ है 6.02 × 10⁻23। तो ध्यान देना, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपके एक वायरस पार्टिकल का वॉल्यूम पता करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ 1 वायरस पार्टिकल, तो 1 वायरस का वॉल्यूम क्या होगा? तो चूंकि आपका सिलिंड्रिकल शेप है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे πr²h। चूँकि आपका जो स्पेसिफिक वॉल्यूम दिया हुआ है सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम में, तो इसके कारण हम लोग क्या करेंगे, वॉल्यूम को निकालेंगे सेंटीमीटर क्यूब में। तो आपका पाई का वैल्यू होगा 22/7 हो जाएगा। रेडियस एंगस्ट्रॉम में है तो उसको चेंज कर दो सेंटीमीटर में, इसका स्क्वायर कर लो, और जो लेंथ यानी जो हाइट है उसको भी चेंज कर लो आप सेंटीमीटर में। ठीक, तो आप जब सॉल्व करोगे तो 22 × 7 नीचे भी एक 7 रहेगा, और यहाँ पे 10⁻16 हो चुका होगा, और ये 10 यहाँ से इसमें कैंसिल करेगा तो यहाँ पे 10⁻7 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये इसे कैंसिल करेगा, और 22 × 7 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 154, और ये सारा पावर को आप ऐड कर लो तो हो जाएगा 10⁻23 सेंटीमीटर क्यूब। ये हो गया आपका वॉल्यूम एक वायरस पार्टिकल का। तो हम लोग एक वायरस का वॉल्यूम निकाल लिए। अब चलते हैं हम लोग एक वायरस पार्टिकल का मास पता करते हैं। तो मास पता करने का सिंपल तरीका है, तो मास ऑफ 1 वायरस, तो सिंपली आप क्या करोगे, जो वॉल्यूम हम निकाले हैं उसको डिवाइड कर देंगे स्पेसिफिक वॉल्यूम से। तो वॉल्यूम का जो वैल्यू है वो कितना आ चुका था बच्चों लोग? तो वो आ चुका था 154 × 10⁻23। अब इसको डिवाइड कैसे कर देंगे? तो स्पेसिफिक वॉल्यूम का वैल्यू था 6.02 × 10⁻², और ये वैल्यू किस में आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। अब मेरे को निकालना क्या है? मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकलेगा बच्चों लोग? तो बहुत सिंपल है, जो आप मास ऑफ 1 वायरस निकालो उसको मल्टीप्लाई कर दोगे एवोगाड्रो नंबर से। तो आपको सिंपली क्या करना है, 154/6.02 × 10⁻23 डिवाइडेड बाई 10⁻2 है, इसको मल्टीप्लाई करोगे Na से। अब इसमें Na का वैल्यू पुट कर दो, तो 154 6.02 10⁻23 यहाँ पे है, और 10⁻2 यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे Na का वैल्यू पुट कर दो। तो आप ध्यान देंगे, ये डाटा यहाँ कैंसिल कर लेगा, ये डाटा इससे कैंसिल कर लेगा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, 154 × 10⁻2 हो जाएगा, ये ग्राम में हो जाएगा। ठीक, इसको केजी में चेंज करने क्या करेंगे आप, 1000 से डिवाइड कर देना, तो ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके पास केजी में कितना हो जाएगा बच्चों लोग? तो केजी में हो जाएगा 15.4 kg पर मोल। ठीक, तो अब आप देखोगे आपका जो आंसर है किससे मैच करेगा। तो आपका जो आंसर है वो मैच करेगा हमारे ऑप्शन ए के साथ। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए।
तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। इस क्वेश्चन में हम लोग अप्रोक्सीमेशन कैसे करना वो भी सीखे, प्लस आपको ये भी समझ में आया कि जो कैलकुलेशन का स्टेप हम हमेशा लास्ट में किए। देखो आप कहीं भी स्टेप में हम कहीं भी कैलकुलेशन करने की कोशिश नहीं किए, हम सारा कैलकुलेशन लास्ट में किए। इससे फ़ायदा क्या हुआ कि बहुत सा डाटा एक साथ आप कैंसिल आउट हो गया, तो आपको इफर्ट नहीं मारना पड़ा। अगर आप हर स्टेप में कैलकुलेशन करते जाओगे तो हुआ क्या, आपका टाइम बहुत कंज्यूम होगा। तो इस तरह के अप्रोच को आपको फॉलो करना है। तो मिलते हैं बच्चे लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने ए पर ऑक्सी एनहाइड्रस एंजाइम लिया हुआ है और बोला गया है इस एंजाइम में 0.5% बाई वेट होता है एसी एलिमेंट का, और इस एसी एलिमेंट का यानी सेलेनियम एलिमेंट का आपको मोलर मास दिया हुआ है 78.4। इस इन्फॉर्मेशन का यूज करके आपको बताना है इस एंजाइम का मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा। तो ध्यान देना, जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको मिनिमम मॉलिक्यूलर वेट निकालने के बारे में कंडीशन बोला रहेगा, तो उसमें सिंपली एज्यूम करोगे जो भी चीज़ गिवन दिया रहेगा उसके नंबर को 1 मानना है। यानी इसका जो भी फॉर्मूला होगा या जो भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा उस फॉर्मूला में कम से कम आपका 1 सेलेनियम तो होगा। तो एटलीस्ट 1 एसी तो होना चाहिए। अगर एसी मौजूद है आपके पास, सेलेनियम मौजूद है, तो उसमें कम से कम फॉर्मूला में 1 एसी तो होना चाहिए। तो मास का कंडीशन को मिनिमाइज करने के लिए हम बोलेंगे कि आपके सैंपल में 1 एसी होगा। ठीक है, तो इसका मतलब आपका जो फॉर्मूला रहेगा उसमें 1 सेलेनियम होगा। यानी अगर हम बात करते हैं उसके मोलर मास में, यानी 1 मोल के मास में, तो 1 मोल सेलेनियम होगा। अगर एक फॉर्मूला में 1 सेलेनियम है तो 1 मोल फॉर्मूला में 1 मोल सेलेनियम होगा। तो अगर हम मॉलिक्यूलर मास को हम m मान लें तो उसका में 1 मोल सेलेनियम होगा। तो मॉलिक्यूलर मास का 0.5% जो है सेलेनियम है, तो 0.5% सेलेनियम है। और ये जो वेट होगा इक्वल टू होगा मोलर मास ऑफ सेलेनियम। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। कितना दिया हुआ चलो, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है 78.4। तो मोलर मास निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, ये 78.4 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 0.5। अब 0.5 है, इसको आप लिख सकते हो तो ऊपर 2 का मल्टीपल में आ जाएगा। अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई तो क्या होगा, यहाँ 8 होगा, यहाँ 6 होगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा और डेसिमल यहाँ आएगा। अब आप ऑप्शन देखो कि ऑप्शन में किस फॉर्म में एक्सप्रेस किया हो। तो ऑप्शन में 10 का पावर के फॉर्म में एक्सप्रेस किया हुआ है। तो डेसिमल को जब आप यहाँ से यहाँ खिसकाओगे, यहाँ से यहाँ खिसकाओगे, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा 10 टू पावर 2 एक्स्ट्रा ऐड होगा। यानी बेसिकली आपका ये वैल्यू चेंज हो जाएगा 1.568 इंटू 10 टू पावर 4। यानी आपका जो पर ऑक्सीडेज एनहाइड्रस एंजाइम है उसका मिनिमम जो मॉलिक्यूलर मास होगा ये होगा 1.568 इंटू 10 टू पावर 4। यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने HCl का डेंसिटी दिया हुआ है 1.17 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और आपसे पूछा गया है इसका मोलरिटी क्या होगा। तो इसका मतलब क्या है कि आपके 1 ml यानी 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में आपका जो HCl का वेट होगा ये होगा 1.17 ग्राम। ठीक, तो मोलरिटी का सिंपल मतलब होता है जिसका निकालना उसका मोल। तो मोल जो होगा तो HCl का मोल कैसे निकलेगा, तो 1.17 डिवाइडेड बाई 36.5 ये होगा मोल, डिवाइडेड बाई वॉल्यूम सॉल्यूशन इन लीटर। तो आपका वॉल्यूम इसमें चूँकि यहाँ पे आपका 1 ml सॉल्यूशन में इतना मोल है तो 1 ml का वॉल्यूम लीटर में क्या होगा, तो 1/1000। तो इसको आप लिखो तो आ जाएगा 1.17 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 36.5 यानी वैल्यू आ जाएगा 1170 डिवाइडेड बाई 36.5। तो सिंपल आपके मोलरिटी का जो डेफिनेशन है उसको हम अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और ये सॉल्व करोगे तो यार वैल्यू आ जाएगा 32.05। यानी इसका जो आंसर है ऑप्शन सी होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड आंसर। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया वॉल्यूम ऑफ CO2 जो आपको मिलेगा जब आप डिकम्पोज करोगे बैरियम कार्बोनेट को, और बैरियम कार्बोनेट का अमाउंट दिया हुआ 9.85 ग्राम। तो ध्यान देंगे सबसे पहले लिखोगे बैरियम कार्बोनेट का बैलेंस इक्वेशन।
तो बैरियम कार्बन जब हीट करते हो तो डिकम्पोज करेगा बैरियम ऑक्साइड NCO2 में। नेक्स्ट स्टेप क्या करोगे, जो भी इसका अमाउंट दिया उसको मोल में चेंज करोगे। तो 9.85 ग्राम दिया हुआ है। बैरियम कार्बन का मोलर मास कैसे निकालेंगे, तो बैरियम का मोलर मास होता है 137, कार्बन का होता है 12 प्लस O3 है तो 3 × 16 कर दो, तो इसका सम जो होगा ये हो जाएगा 197, यानी इसका जो मोलर मास होगा बैरियम कार्बन का ये हो जाएगा 197। तो इसको यहाँ पे डिवाइड कर दो तो मेरे को मिल गया इसका मोल। बैलेंस इक्वेशन देखो, जितना मोल होगा बैरियम कार्बन का उतना ही मोल बनेगा CO2 का। तो CO2 का मोल मेरे को मिल जाएगा कितना, 9.85 डिवाइडेड बाय 197, तो मेरे को मोल मिल गया CO2 का। ठीक, अब इस मोल को चेंज करना वॉल्यूम में, तो सिंपली यहाँ पर कुछ मेंशन नहीं किया हुआ, तो हम मान लें कि सिस्टम आपका STP पे है, तो STP पे मेरे को निकालना है। तो वॉल्यूम CO2 कैसे पता चलेगा, तो उसके मोल को मल्टीप्लाई कर देंगे 20.4 से। ठीक, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो इसको आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो, अगर आपको अप्रोक्सीमेशन लेके चलना है तो ध्यान देंगे आप इसको आप 10 मान सकते हो, इसको आप 10 मान सकते हो। तो यहाँ मैं अप्रोक्सीमेशन दिखा रहा हूँ, तो 9.5 को हम 10 मान लिए, 22.4 को आप 20 मान लो, और नीचे जो 197 उसको आप 200 मान लो। ठीक है, तो अब देखोगे तो आपका जो वैल्यू जो कैंसिल आउट करके 1 के आसपास आपका आंसर आएगा। तो देखोगे आपका आंसर 1 के आसपास क्या मैच करेगा। और इस प्रोसेस में क्या है, क्योंकि आप न्यूमरेटर को क्या कर रहे हो, न्यूमरेटर को काफ़ी डिक्रीज किए हो, ठीक है, तो उसके कारण जो आपका आंसर जो एक्चुअल जो आंसर होगा 1 से हल्का सा ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि आप इसको भी डिक्रीज किए हो, इसको भी डिक्रीज किए हो, आप डिनोमिनेटर को इंक्रीज किए हो बट उतना इंक्रीज नहीं किया जितना आप ऊपर में डिक्रीज कर दिए हो। तो आपका जो आंसर है 1 से हल्का सा ज़्यादा आएगा। तो आप देखोगे तो ये हमारा आंसर जो है B से मैच करेगा। तो ये था आपका अप्रोक्सीमेशन के थ्रू सोच सकते थे। अगर आप पूरा एग्जैक्ट निकालोगे तो आपका आंसर जो होगा वो करेक्टली B से मैच कर जाएगा। तो जो भी आपको ऑप्शन सूट करे या तरीका सूट करे उसको आप यूज़ कर सकते हो। जनरली क्या होता है कि अगर आपके पास ऑप्शन अगर दूर दूर है यानी क्लोज नहीं है, तो आप अप्रोक्सीमेशन के थ्रू जाओगे तो भी कोई इशू नहीं होता है, और आपका क्वेश्चन क्या होगा बहुत जल्दी बन जाएगा, क्योंकि कैलकुलेशन आप बहुत जल्दी कर पाओगे। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में अमोनिया का वेट दिया हुआ है 4.25 ग्राम और बोला गया है इस वेट में कितना नंबर ऑफ एटम होगा को पता करना है। तो सिंपली क्या, अगर पहले आप अमोनिया का मोल निकाल ले, मोल कैसे निकलेगा, तो गिवन वेट को डिवाइड करोगे आप अमोनिया के मोलर मास से जो कि होता है 17, तो मोल निकल के आ जाएगा 1/4 मोल। आपको पता है कि एक अमोनिया में 4 एटम होता है, तो अमोनिया का नंबर अगर 1 मोल होगा तो एटम का नंबर भी कितना होगा, 4 मोल होगा। ठीक है, और अमोनिया का नंबर यानी सिंपली क्या है, जितना अमोनिया का मोल होगा उसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो अगर अमोनिया का मोल क्वेश्चन में कितना निकला था 1/4 मोल, तो 1/4 मोल में एटम कितना होगा तो उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 × 1/4 मोल यानी कितना हो जाएगा नेट, ये हो जाएगा 1 मोल। अब 1 मोल को आप चेंज करो नंबर में, तो सिंपली क्या करोगे अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, तो यानी 1 × Na, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 6.022 × 10⁻23। तो हमारा जो आंसर है ऑप्शन डी के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने 3 नंबर दिया हुआ है और इन तीनों में आपसे पूछा गया है कि कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो ध्यान देना, जो भी जीरो आप प्लेस करते हो नंबर्स के लेफ्ट साइड में, जैसे यहाँ पे 0 प्लेस किया गया है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे 2 0 प्लेस किया है लेफ्ट साइड में, तो ये कभी भी सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होते हैं। इसका मतलब इन तीनों नंबर्स में जो सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर होगा इसका भी 3 होगा, इसका भी 3 होगा और इसका भी 3 होगा। इसमें सिंपली आपको ये रूल याद रखना था कि जो भी जीरो हम प्लेस करते हैं नंबर्स के लेफ्ट साइड में उसको हम काउंट नहीं करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स में, यानी इसका सारे का नंबर का जो सिग्निफिकेंट नंबर्स होगा ये होगा 333, यानी आपका जो ऑप्शन डी होगा इसका
करेक्ट आंसर होगा। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, उसका परसेंटेज 0.334% होता है बाय वेट, और आपको बोला हुआ है कि हीमोग्लोबिन का मोलर मास होता है 67200 ग्राम। तो आपसे बोला गया है निकालने के लिए द नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन। तो सिंपली क्या करोगे आप, पहले क्या करो, वेट ऑफ आयरन पता करो इन हीमोग्लोबिन। तो कैसे पता करेंगे, तो उसके मोलर मास में आप इस परसेंटेज से मल्टीप्लाई करके निकालो। तो 67200 का 0.334% यानी इतना ग्राम निकलेगा, तो ये निकलेगा 224.5 ग्राम। यानी इतना ग्राम आपका आयरन का वेट होगा 1 मोल ऑफ हीमोग्लोबिन में। तो अब इसको अब चेंज करना है नंबर में, तो सिंपली क्या करोगे, आपके आयरन के मोलर मास से डिवाइड कर दो। तो 224.45 को डिवाइड करोगे आप जब 56 से, तो नियरेस्ट आ जाएगा 4 पॉइंट समथिंग। यानी अल्टीमेटली आपका जो आयरन पार्टिकल का नंबर होगा पर मॉलिक्यूल या पर मोले होगा 4। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में 4 एटम होगा। अब ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक और तरीका हो सकता है। अगर आपको बायोलॉजी पढ़े हो अच्छे से तो आपको पता है कि हीमोग्लोबिन के एक मॉलिक्यूल में 4 पोरफायरिन रिंग्स होते हैं और हर रिंग के अंदर एक आयरन एटम होता है। यानी आपको अगर आप बायोलॉजी ढंग से पढ़े हो तो आपको पता होना चाहिए कि पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन आपका 4 आयरन का एटम होता है। उस इन्फॉर्मेशन का यूज भी करोगे तो आप आंसर ए को टिक कर सकते हो। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपके सामने एक बैलेंस इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें अमोनिया का ऑक्सीडेशन हो रहा है और NO का फॉर्मेशन हो रहा है। इसमें दिया हुआ कि 1 मोल अमोनिया का है और 1 मोल O2 का है, और बोला गया है इसमें कुछ स्टेटमेंट है, कौन सा करेक्ट होगा। तो ध्यान देना, सबसे पहले आप लिमिटिंग निकालोगे तो आप बैलेंस इक्वेशन से कोएफिशिएंट से डिवाइड करो। तो अमोनिया का जो डिवीजन के बाद आएगा 1/4 और O में डिवाइड करने पर आएगा 1/5। तो छोटा कौन है, छोटा आपका जो है ए वाला छोटा है। इसका मतलब आपका जो O होगा, ए होगा लिमिटिंग। अगर लिमिटिंग होता है फुली कंज्यूम करेगा, तो आपका जो 5 जो है, अगर 5 मोल O2 होता है तो 5 से आपका NO बनता है 4 और वाटर बनेगा 6 और अमोनिया जो कंज्यूम होगा 4। ये बैलेंस इक्वेशन बता रहा है कि ऐसा होता है। अगर 5 से होता तो अगर O का अमाउंट अगर 1 कंज्यूम होगा तो उस केस में अगर O 1 लेंगे तो उस केस में अमोनिया जो कंज्यूम होगा, ये कंज्यूम होगा 4/5 कंज्यूम होगा। जो आपका NO बनेगा, ये भी बनेगा 4/5 बनेगा, और आपका जो वाटर बनेगा ये बनेगा 6/5 बनेगा। ठीक, अब देखो पहला जो है ऑल द ऑक्सीजन विल बी कंज्यूम, तो पहला स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि इस प्रोसेस में O2 लिमिटिंग है, यानी फुल्ली ये कंज्यूम हो जाएगा। तो ऑप्शन जो ए है यही करेक्ट हो जाएगा। बाकी देखोगे 1 मोल ऑफ NO विल प्रोड्यूस, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे NO कितना प्रोड्यूस होगा 4/5। 1 मोल ऑफ H2 प्रोड्यूस, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे H2 कितना प्रोड्यूस होगा 6/5। ऑल द अमोनिया विल कंज्यूम, ये गलत है क्योंकि अमोनिया 4/5 कंज्यूम होगा, तो उसमें बच जाएगा, कितना बचेगा, तो 1 - 4/5 यानी अल्टीमेटली अमोनिया 1/5 अमाउंट आपका बच जाएगा प्रोसेस में। इतना अमोनिया जो है लेफ्ट रहेगा, बचा हुआ रहेगा सिस्टम में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में एक आपके सामने गैस लिया हुआ है, उस गैस का वेट दिया हुआ 0.24 ग्राम और उसका वॉल्यूम दिया 45 ml। आपसे इस गैस का वेपर डेंसिटी पूछा है, ठीक है, और आपको गिवन क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है ग्राम पर लीटर में। तो ध्यान देंगे, जब भी बात करते हैं हम लोग वेपर डेंसिटी का, तो बेसिकली ये होता है एक रेशियो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। अब चूंकि क्वेश्चन में आपको डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन दिया हुआ है इन ग्राम पर लीटर में, तो हमको निकालना पड़ेगा इस गिवन गैस का डेंसिटी ग्राम पर लीटर में, और दोनों का रेशियो लेके मेरा आंसर मिल जाएगा। तो ध्यान देंगे, आपके पास इन्फॉर्मेशन क्या दिया हुआ है कि 0.24 ग्राम है 45 ml में, तो 45 ml में आपके पास 0.24 ग्राम है गैस का। तो
1 ml में कितना होगा, तो 0.24 ग्राम बाई 45 होगा। तो 1000 ml में कितना गैस का अमाउंट होगा, तो सिंपली क्या करोगे आप 0.24 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 1000 कर दोगे। अब जो 1000 ml है उसका बोल सकते हो 1 लीटर, तो ये हो जाएगा आपका 1 लीटर। तो 1 लीटर में इतना अमाउंट गैस का होगा। इसको जब कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाएगा 5.33। ठीक, तो इतना ग्राम पर लीटर आपका ये गैस का डेंसिटी है। तो इस गैस का डेंसिटी ग्राम पर लीटर हम निकाल लिए, कितना आ रहा है 5.33। अब क्वेश्चन में हमसे डिमांड किया गया था वेपर डेंसिटी के बारे में। तो वेपर डेंसिटी बेसिकली क्या है, आपका रेशियो है डेंसिटी ऑफ गैस बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। तो डेंसिटी ऑफ गैस निकल के आ गया आपके पास कितना 5.33, डिवाइड इसको करेंगे हम डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से जो कि है 0.089। अब ये वैल्यू आप कैलकुलेशन करोगे तो वैल्यू जो है, चूँकि यहाँ डेसिमल को तो यहाँ से यहाँ खींचोगे तो ऊपर डेसिमल भी यहाँ खींचेगा, तो आपका जो वैल्यू होगा 53.3 डिवाइडेड बाई 0.89 है। तो चूँकि आपका डेनोमीटर 1 से छोटा है तो वैल्यू जो होगा 53 से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा बड़ा होना चाहिए। तो आप देखोगे कि हल्का सा बड़ा जो वैल्यू कौन सा है, तो ये वैल्यू आपको दिखेगा ऑप्शन बी। इनफैक्ट क्या है कि इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि इस वैल्यू को आप 54 मान लो, अप्रोक्सीमेट कर लो, और जो 0.89 है उसको 0.9 मान लो। तो इसको आप जब सॉल्व करोगे तो वैल्यू अराउंड जो होगा नियर अबाउट 60 होगा। तो आपका जो आंसर होगा नियर अबाउट 60 होना चाहिए। तो आपका आंसर जो बी होगा मैच कर जाएगा। तो इस तरह से क्या होगा, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, और आपको मैंने कैसे अप्रोक्सीमेशन लेके कैलकुलेशन करना वो भी समझा दिया। क्योंकि मेनली क्या प्रॉब्लम होता है आप लोगों के साथ कि जब भी क्वेश्चन में कैलकुलेशन आता है तो आप डर जाते हो। तो आपको सिंपली याद रखना है कि थोड़ा बहुत डाटा को मॉडिफाई करके भी आप आंसर के पास रीच कर पाओगे, तो ये आपके प्रोसेस को बहुत फास्ट करेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि जब जिंक को आप ट्रीट करते हो H2SO4 से, तो उस केस में H2 गैस निकलता है। इसका बैलेंस इक्वेशन लिख दे रहे हैं, और बोला है जिसमें जो H2 गैस निकल रहा है उसका वॉल्यूम STP पे दिया हुआ है 224 ml। तो बोला गया है कि आपको जिंक कितना यूज होगा इस प्रोसेस में। तो पहले इसको मोल में चेंज कर लेते हैं ना वॉल्यूम को। तो मोल क्या होगा 224 डिवाइडेड बाई 22400, यानी मोल हो जाएगा 1/100। तो अगर इसका बैलेंस इक्वेशन से लिंक करेंगे तो H2 का अगर 1 मोल होगा तो उसके इसमें जिंक भी 1 मोल होगा। तो जितना मोल H2 बनेगा उतना ही मोल जिंक भी कंज्यूम होगा। तो इसका मोल जो कंज्यूम होगा ये हो जाएगा 1/100। अब इस मोल को आपको वेट में चेंज करना, तो वेट में कैसे चेंज करेंगे, तो जिंक का मोल मास होता है 65। तो इस मोल को मल्टीप्लाई करो 65 से, यानी आपका वेट हो जाएगा 0.65 ग्राम। यानी आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन क्या होगा। तो ध्यान ना, जो प्रेशर होता है क्या होता है, फोर्स बाई एरिया। अब गिवन ऑप्शन में से मुझे कुछ ना कुछ ऑप्शन टिक करना है, तो आप क्या करो ना, ऊपर नीचे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दो। तो फोर्स इंटू लेंथ यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एनर्जी। एंड एरिया इंटू लेंथ यानी एरिया इंटू लेंथ क्या होगा, वॉल्यूम। यानी आप प्रेशर को लिंक कर सकते हो एनर्जी बाय वॉल्यूम, यानी बोल सकते हो उसको एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम से। यानी आपका जो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया मोल ऑफ ऑक्सीजन इन 1 लीटर ऑफ एयर, जिसमें 21% ऑक्सीजन होगा बाय वॉल्यूम अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। तो ध्यान देंगे 1 लीटर मतलब 1000 ml। इस एयर का 21% क्या होगा, आपका O2 होगा। यानी O2 का जो वॉल्यूम होगा ये हो जाएगा 210 ml हो जाएगा। इसको आपको सिंपली क्या करना, मोल में चेंज करना। मोल में कैसे चेंज करेंगे, तो 210 को डिवाइड करोगे 22400 ml से, यानी जो वैल्यू निकल के आ जाएगा 0.0093 मोल आ जाएगा। यानी ऑप्शन जो ए होगा ये होगा हमारा करेक्ट आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है N3- के 4.2 ग्राम सैंपल में कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा। तो ध्यान देंगे N3- जो है इसमें 3 नाइट्रोजन है, इसका मोलर मास हो जाएगा
42 ग्राम। तो गिवन जो सैंपल दिया हुआ है उसमें मोल कितना हो जाएगा इसका, तो 4.2 डिवाइडेड बाई 42 यानी 1/10 मोल होगा N3 आयन का। अब N3 आयन में नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है कितना होता है 2N5, तो 5 होता है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे 3 नाइट्रोजन है, तो 3 नाइट्रोजन में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा ये क्या होगा 15, और चूँकि इसमें एक नेगेटिव है तो नेगेटिव एक है तो उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड कर दो, तो इसका टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा 16 होगा एक पार्टिकल में। तो 1/10 मोल में कितना होगा, तो सिंपली क्या करोगे 1/10 इंटू 16 मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 1.6 मोल इलेक्ट्रॉन होगा। इसको नंबर में आपको चेंज करना हो तो क्या होगा, सिंपली आप इसको अवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना, तो आपका आंसर हो जाएगा 1.6 Na। तो आपका जो आंसर सी होगा हमारे सॉल्यूशन से मैच करेगा। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने कुछ फर्टिलाइजर का लिस्ट लिया और बोला है कि इस फर्टिलाइजर में आपका नाइट्रोजन कंटेंट सबसे हाईएस्ट होगा। तो सिंपली सबका आपको पहले फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो अमोनियम सल्फेट, यूरिया, NH2CO NH2, कैल्शियम साइनामाइड होता है CaCN2, एंड अमोनियम नाइट्रेट होता है NH4NO3। तो सिंपली अगर नाइट्रोजन का परसेंटेज ज़्यादा पता करना है तो ध्यान देना, आप देखोगे कि बाकी सैंपल के टोटल मास में से नाइट्रोजन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो आप ध्यान देंगे, आप इन सबको जब एनालाइज करोगे तो आपको सिंपल दिखेगा कि यूरिया में बाकी एलिमेंट का अमाउंट मिनिमम है। जैसे इसमें यूरिया में देखोगे तो यूरिया में एक्स्ट्रा एलिमेंट क्या क्या है, H है। तो H का मास चूँकि बहुत छोटा होता है तो उसको अभी के लिए आप मत सोचो। इसमें C और O है, तो C और O का मास को अगर देखते हो तो C और O का मास कितना होगा, C का मास 12 होगा, O का मास कितना होगा 16 होगा, और H जो है H का मास को ऐड कर लो तो 4। तो इसमें क्या होगा, ये सब मिला के 32 होगा, बाकी एलिमेंट मिला के 32 होगा, और N है 2 तो उसका मास कितना 28 होगा। तो ऑलमोस्ट देखोगे ऑलमोस्ट आधा अमाउंट नाइट्रोजन मौजूद है, यानी नाइट्रोजन का जो कंटेंट होगा 50% के आसपास होगा। आप डी वाला ऑप्शन में चेक करो तो वहाँ पे 3 ऑक्सीजन हो गया, तो 3 ऑक्सीजन का कितना होगा 48, और 4 हाइड्रोजन यानी ये हो जाएगा 52, और N का कितना 28 है। तो इसमें देखो कि N का जो कंटेंट है वो यूरिया से तो कम है, क्योंकि यहाँ पे बाकी एलिमेंट का मास ज़्यादा हो गया, तो N का कंटेंट क्या होगा ऑटोमेटिक क्या होगा कम हो जाएगा। सिमिलरली बात करते हो कैल्शियम साइनामाइड, तो उसमें कैल्शियम का वेट कितना हो जाता है 40, ठीक है। कार्बन का कितना हो जाएगा 12, ठीक, और उसमें भी N का अमाउंट कितना 28 है। तो यहाँ भी आप देखोगे तो N का 28 के लिए आपका बाकी के एलिमेंट का मास का अमाउंट क्या ज़्यादा हो चुका है। तो आप देखोगे इन तीनों में तो यूरिया का अमाउंट आपको हाईएस्ट दिखेगा। अब एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग अमोनियम सल्फेट भी, तो अमोनियम सल्फेट में भी नाइट्रोजन कितना 2 है, तो वहाँ भी 28 होगा। ये हो गया नाइट्रोजन का अमाउंट। बाकी का अमाउंट जो अदर एलिमेंट मौजूद उसका अमाउंट कितना होगा, तो O का नंबर कितना है 4 है, तो 64 होगा, ठीक है। S के लिए 32 होगा, तो 64 + 32 कितना होगा 96, और H का नंबर आप 8 ऐड कर लो तो कितना होगा 96 + 8 हो जाएगा आपके पास 104। तो 104 में आपका 28 ग्राम है, तो आप यहाँ पे N का कंटेंट और ज़्यादा कम हो चुका है। तो सबसे जो हाईएस्ट कंटेंट आपको दिखेगा किस में दिखेगा, आपके ऑप्शन सी में, यूरिया में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन सी। अगर आपको इस क्वेश्चन बोला जाता है कि इसमें आपको नाइट्रोजन कंटेंट के अकॉर्डिंग अरेंज करो, तो सबसे हाईएस्ट कंटेंट किस में होगा, सी में, ठीक है, सी में होगा। सी के अलावा आप चेक करोगे तो बी और डी का सेम रहेगा, और सबसे कम कंटेंट किस में होगा, ए में होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने 2 गैस लिया हुआ है, दोनों गैस का मॉलिक्यूलर मास लिखा हुआ आपके सामने O2 and SO2 का, साथ में दोनों का कंडीशन मेंशन किया हुआ है। टेम्परेचर दोनों का है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, एंड दोनों का प्रेशर लिया हुआ है 150 mm ऑफ मरकरी। और आपके सामने इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि 1 लीटर ऑफ O2 कंटेन N मॉलिक्यूल। अब आपको बताना है कि 2 लीटर ऑफ SO2 सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर में कितने मॉलिक्यूल्स कंटेन करेगा। तो ध्यान देना, आपको सिंपल आइडियल गैस इक्वेशन पता है, PV = nRT। अब इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो चूंकि P और T सेम है, R होता है गैस कांस्टेंट, तो क्या होता है वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोपोर्शनल टू मोल ऑफ गैस होता है।
यानी आपका वॉल्यूम और मोल क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब ये है, अच्छा ये जो भी रिलेशन है ये आपके गैस के टाइप से इंडिपेंडेंट है, यानी किसी भी गैस का जो वॉल्यूम होगा वो मोल के प्रोपोर्शनल होता है। इसका मतलब ये है कि आपका गैस O2 हो, N2 हो, CO2 हो, हीलियम हो, गैस का टाइप कोई भी हो, यानी गैस का एटोमिसिटी कुछ भी हो, अगर उनका वॉल्यूम अगर सेम होगा तो मोल क्या होगा, सेम होगा। इसका मतलब अगर इन सारे गैस का अगर वॉल्यूम को हम भी मानते हैं और अगर मानते हैं कि पार्टिकल नंबर O2 में n होगा तो सेम भी वॉल्यूम में आपका CO2 का भी नंबर क्या होगा, सेम n होगा। हीलियम का नंबर क्या होगा, सेम n होगा। यानी सेम वॉल्यूम ऑफ गैस में सेम पार्टिकल होते हैं। इसका मतलब अगर इसी लॉजिक को एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे आपके पास O2 का वॉल्यूम दिया हुआ है 1 लीटर, उसमें पार्टिकल का नंबर n लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर O2 का हम 2 लीटर करते तो पार्टिकल क्या होता, 2n होता। अब आपका जो SO2 है सेम ही कंडीशन में मेंशन किया हुआ है, तो SO2 का सेम कंडीशन में 2 लीटर में कितना पार्टिकल होगा। तो आपको पता है कि O2 गैस का 2 लीटर में अगर 2n पार्टिकल होगा तो SO2 गैस का भी 2 लीटर में क्या होगा, आपका पार्टिकल का नंबर क्या होगा, 2n होगा। तो ये सिंपल आपके आइडियल गैस इक्वेशन का एप्लीकेशन था और इसके लिए एक लॉ भी दिया गया था, उस लॉ को बोलते हैं हम लोग अवोगाड्रो लॉ। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर हम देखते हैं कि हमारा सॉल्यूशन ऑप्शन सी से मैच करेगा, तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने बोरोन का 2 स्टेबल आइसोटोप दिया हुआ है, एक का मास 10 है, एक का मास 11 है। जिसका मास 10 है उसका परसेंटेज 90% ऑकर करता है और जिसका मास 11 है उसका ऑकरेंस का परसेंटेज 81 दिया हुआ है। आपसे पूछा है कि एवरेज मास ऑफ बोरोन। तो ध्यान देंगे, सिंपली क्या करो, आप बोरोन के नंबर को आप 100 मान लो। तो 100 पार्टिकल ऑफ बोरोन में से जिसका मास 10 होगा उसका नंबर कितना होगा, 19 होगा, और जिसका मास 11 होगा उसका ऑकरेंस का जो परसेंटेज है 81 है, तो उसका नंबर को आप 81 ले सकते हो। अब क्या कर, अब आपको एवरेज मास निकालना है, तो सिंपली क्या होगा, एवरेज मास के लिए क्या करें हम लोग, वेट टोटल बाय नंबर टोटल। तो वेट टोटल बाय नंबर टोटल, नंबर टोटल कितना दिया हुआ, 100 दिया हुआ है, तो वेट टोटल पहले निकाल लेते हैं ना। तो वेट टोटल क्या होगा, तो 19 इंटू 10 प्लस 81 इंटू आपका 11 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको आप सम करते क्या होगा, 1081 डिवाइडेड बाई 100, यानी हो जाएगा 10.81 आपका एवरेज मास निकल के आ जाएगा। तो आपका जो आंसर होगा ये होगा ऑप्शन ए। तो बोरोन का इस केस में एवरेज मास कितना निकलेगा, 10.81। तो ये था आपका नॉर्मल अप्रोच। इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपका सेकंड अप्रोच हो सकता है। तो ध्यान देंगे, आपका बोरोन 2 टाइप का होता है, एक का मास कितना है, 10 है, एक का मास 11 है, ठीक है। तो आपका जो एवरेज होगा 10 और 11 के बीच में होगा। आपको सेकंड अप्रोच में सिंपल बता रहे हैं कि अगर मैथमेटिक्स आपको थोड़ा स्ट्रॉन्ग है तो इसको बहुत सिंपल तरीके से आप सोच सकते हो। आपका 2 बोरोन टाइप है, एक का 10 मास है, एक का 11 मास है, यानी एवरेज जो होगा 10-11 के बीच में होगा। अब नंबर ज़्यादा किसका है, तो 11 का नंबर 81 है और जो इसका 10 मास होगा 19 है, यानी एवरेज जो होगा मिड पॉइंट, यानी इसका मिड पॉइंट जो है 10.5 होना चाहिए। मिड पॉइंट पे सिस्टम कब रहेगा, जब दोनों का नंबर इक्वल होता है, यानी 10 वाले का भी जब 50 होता, 11 का भी 50 होता, उस केस में आपका आंसर मिड पॉइंट होता। लेकिन आपका नंबर ज़्यादा किसका, 11 का है, इसका मतलब एवरेज जो होगा मिड पॉइंट से टुवर्ड राइट शिफ्ट करेगा। तो आपका जो आंसर होगा 10.5 और 11 के बीच में होगा। तो ध्यान देना, इस पूरे ऑप्शन में 10.5 और 11 के बीच में एक ही नंबर दिया हो, ऑप्शन ए। तो आप आंख बंद करके ऑप्शन ए मार सकते हो। तो अगर आपको मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग है तो चीज़ों को बहुत ईजिली एनालाइज कर सकते हो। और मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग का जो बात बोल रहा हूँ तो सिंपल क्लास 9th-10th के मैथमेटिक्स का मैं बात कर रहा हूँ। 11-12 का ऐसा यहाँ पे कोई मतलब नहीं बनता है। तो अल्टीमेटली हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो आंसर ए होगा ये होगा करेक्ट। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस चलो, इस क्वेश्चन बोला गया है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ O2 पता करना है 6.02 × 10⁻24 CO मॉलिक्यूल में। तो ध्यान देना, पहले से इन्फॉर्मेशन चेंज करो मोल में। तो मोल में चेंज कैसे करेंगे, तो सिंपली इसको डिवाइड करोगे अबाउट नंबर से, तो ये मोल हो जाएगा 10। तो 10 मोल CO में आपका 10 मोल होगा O एटम, 10 मोल होगा O एटम। बट आपको निकालना है ग्राम मॉलिक्यूल, मतलब आपको निकालना है मोल ऑफ मॉलिक्यूल। मोल ऑफ मॉलिक्यूल पता करना है, किसका पता करना है, O2 का।
तो 10 मोल ओ एटम में O2 कितना होगा, तो O2 होगा 5 मोल, यानी O2 का जो मॉलिक्यूल का नंबर होगा 5 मोल, तो इसका जो आंसर होगा 5 ग्राम मॉलिक्यूल। जो ग्राम मॉलिक्यूल होता है उसको मोल हम बोलते हैं, तो मोल को आप बोल सकते हो ग्राम मॉलिक्यूल। तो इसका आंसर होगा 5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ O2 इन दिस अमाउंट ऑफ CO। तो आपका आंसर जो होगा बी होगा करेक्ट। ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है 2.8 kg ऑफ एथिलीन गैस का कंबशन करने के लिए आपको O2 यानी ऑक्सीजन गैस का कितना वेट चाहिए, आपसे पूछा गया है। तो सबसे पहला हम लोग क्या काम करेंगे, इसका बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे। तो इथिलीन जो है कॉमन नेम होता है इथीन का, तो इसका फॉर्मूला ऐसा कुछ होगा, यानी आपके पास क्या होगा C2H4 का कंबशन करोगे तो कार्बन कहाँ जाएगा, कार्बन जाएगा CO2 में, चूँकि यहाँ पे 2 कार्बन है तो 2 CO2 लिख सकते हैं, प्लस H जाएगा H2O में, तो H2O यहाँ पे 4H है, तो यहाँ बैलेंस इक्वेशन में क्या होगा 2H2 होगा। अब उसके अकॉर्डिंग आप क्या करोगे, ऑक्सीजन के नंबर को बैलेंस करोगे, तो यहाँ पे O2 लिखोगे। राइट साइड में O एटम कितना है 4 और 2 6 है, तो यहाँ 6 करने के लिए 3 लगाना पड़ेगा, यानी आपके पास एक पार्टिकल ऑफ इथिन के लिए 3 O2 चाहिए। ठीक है, तो आपको सिंपली क्या करना है 2.8 kg ऑफ इथिन जो है उसको चेंज करो पहले आप मोल में। तो 2.8 kg जो है उसको पहले चेंज करेंगे हम ग्राम में, तो ग्राम में कितना होगा 2800 ग्राम। फिर इसको चेंज करेंगे मोल में, तो ध्यान देना C2H4 का मोलर मास कितना होता है, तो मोलर मास होगा 28। तो इसको आप क्या करोगे, इसको डिवाइड करो 28 से, तो आपको मोल मिल जाएगा। तो इसका मोल कितना मिलेगा, तो इसका मोल मिल जाएगा मेरे को 2800/28, यानी इसका 100 मोल मिल चुका है मेरे को, किसका इथिन का। अब आपको पता है कि 1 मोल इथिन के लिए 3 O2 चाहिए, तो 100 के लिए कितना चाहिए, तो 100 के लिए O2 का जो अमाउंट निकलेगा ये निकल के आ जाएगा 300। तो 300 मोल O2 चाहिए कंबशन करने के लिए। अब इस मोल को चेंज करना मेरे को किस में, इसको चेंज करना वेट में, क्योंकि हमको इससे क्वेश्चन में वेट पूछा गया है। तो कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, O2 का आपको वेट चाहिए ना, तो सिंपली क्या करना, इसके मोल को मल्टीप्लाई करना है इसके मोलर मास से। O2 का मोल मास कितना होता है 32, तो आपके पास यहाँ पे कितना है, यहाँ पे आपके पास मोल दिया हुआ है 300 × 32 कर ले। ठीक, तो वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा देख लो एक बार, तो 2 0 यहाँ राइट साइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 9600 ग्राम आ जाएगा। अब इसको आपको चेंज करना है किस में, केजी में। तो केजी में कैसे चेंज करेंगे बच्चों लोग, तो केजी में करने के लिए ये जो वैल्यू ग्राम है उसको डिवाइड करो 1000 से, तो आपका जो आंसर होगा ये हो जाएगा 9.6 kg। सिंपली क्या किए हैं, इस वैल्यू को डिवाइड कर दिए हैं हम लोग 1000 से, ताकि आपका जो आंसर है वो चेंज हो जाए किस में, केजी में। तो हमारा जो आंसर है यानी सॉल्यूशन है वो मैच कर रहा है ऑप्शन सी के साथ। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने CP/CV का रेशियो दिया हुआ गैस का, तो इसका वैल्यू 1.4 दिया हुआ है। तो ध्यान देना ये जो CP/CV का जो कॉन्सेप्ट है ये पढ़ता हम लोग थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो CP/CV का जो रेशियो होता है उसको बोला गया है गामा, और गामा का वैल्यू इसमें 1.4 आ रहा है। इसका मतलब जो ये बताता है आपको गैस के टाइप पे, यानी गैस के एटोमिसिटी पे कमेंट करता है। तो 1.4 का मतलब है कि गैस आपका क्या है, डायटोमिक है, यानी जो इस केस में जो गैस का टाइप होगा ये होगा A2 टाइप का। बात समझ में आया। अब क्या है क्वेश्चन में, तो आपको बोला गया है कि आपका 1.2 लीटर ऑफ गैस यानी A2 टाइप का गैस में आपका कितना एटम होगा। तो ध्यान देना पहले A2 का मोल निकालते हैं, तो मोल कितना निकलेगा A2 का, तो मोल निकलेगा 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4, यानी मोल का वैल्यू कितना हो जाएगा हाफ मोल। अब हाफ मोल A2 में कितना एटम होगा, तो ट्वाइस होगा, तो मोल ऑफ एटम कितना होगा, तो मोल ऑफ एटम डबल हो जाएगा, तो 2 × हाफ यानी कितना हो गया 1 मोल। अब 1 मोल को नंबर में चेंज करो, तो इसको Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू कितना होगा, इक्वल टू हो जाएगा अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो नंबर मतलब क्या होगा 1 × Na कर देंगे, यानी सिंपली आपको Na का वैल्यू बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका वैल्यू कितना होगा 6.02 × 10⁻23। ऑप्शन ए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने CP/CV का रेशियो दिया हुआ गैस का, तो इसका वैल्यू 1.4 दिया हुआ है। तो ध्यान देना
ये जो CP बाय CB का जो कॉन्सेप्ट है ये पढ़ता हूँ वो थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं। तो CP बाय CB का जो रेशियो होता है उसको बोला गया है गामा, और गामा का वैल्यू इसमें 1.4 आ रहा है। इसका मतलब जो ये बताता है आपको गैस के टाइप पे, यानी गैस के एटोमिसिटी पे कमेंट करता है। तो 1.4 का मतलब है कि गैस आपका क्या है, डायटोमिक है। यानी जो इस केस में जो गैस का टाइप होगा ये होगा A2 टाइप का। बात समझ में आया? अब क्या है क्वेश्चन में, तो आपको बोला गया है कि आपका 1.2 लीटर ऑफ गैस यानी A2 टाइप का गैस में आपका कितना एटम होगा। तो ध्यान देना, पहले A2 का मोल निकालते हैं। तो मोल कितना निकलेगा A2 का, तो मोल निकलेगा 11.2 डिवाइडेड बाई 22.4, यानी मोल का वैल्यू कितना हो जाएगा, हाफ मोल। अब हाफ मोल A2 में कितना एटम होगा, तो ट्वाइस होगा। तो मोल ऑफ एटम कितना होगा, तो मोल ऑफ एटम डबल हो जाएगा। तो 2 इंटू हाफ यानी कितना हो गया, 1 मोल। अब 1 मोल को नंबर में चेंज करो तो उसको Na से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैल्यू कितना होगा, इक्वल टू हो जाएगा अवोगाड्रो नंबर। ठीक है, तो नंबर मतलब क्या होगा, 1 इंटू Na कर देंगे, यानी सिंपली आपको Na का वैल्यू बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका वैल्यू कितना होगा, 6.02 इंटू 10⁻23। ऑप्शन ए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में 4.4 ग्राम ऑफ CO2 लिया हुआ और बोला गया इसमें कितना O का एटम होगा। तो ध्यान देंगे, पहले चेंज करो इसको मोल में। तो मोल ऑफ CO2 होगा 4.4 डिवाइडेड बाई 44, उसका मोलर मास तो हो जाएगा 1/10 मोल। तो 1/10 मोल ऑफ CO2 में O का एटम कितना होगा, तो O एटम हो जाएगा, एक CO2 में 2 है तो जितना ही मोल होगा CO2 का उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो O एटम का जो मोल होगा ये होगा 2 इंटू 1/10 मोल, यानी हो जाएगा 1/5 मोल आपका हो जाएगा O। तो हमको मिल गया O एटम का मोल। अब इसको आपको नंबर में चेंज करना तो सिंपली क्या होगा, नंबर होगा तो मोल इंटू Na कर लेंगे ना। तो मोल हो गया 1/5, Na हो गया 6.022 इंटू 10⁻23। तो आपका जो वैल्यू मैच करेगा ये हो जाएगा, नियरेस्ट हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻23, यानी वैल्यू जो निकाले होते इससे मैच करेगा। तो ऑप्शन ए से हमारा सॉल्यूशन मैच करेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में आपके सामने 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ N2O लिया हुआ NTP पे और बोला है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो सिंपली इस ऑप्शन को टिक करने के लिए आपको एटम का नंबर पता करना है, मॉलिक्यूल का नंबर पता करना है और इसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर पता करना है, तो आप ऑप्शन को टिक कर पाओगे। तो ध्यान देना, पहले इस इन्फॉर्मेशन को चेंज करते हैं मोल में। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है 1 ml। चूँकि N2O गैस है तो STP पे इसका हम पहले मोल निकालेंगे। मोल के लिए सिंपली क्या करते हैं, गैस को वॉल्यूम को डिवाइड करेंगे 22400 ml से, तो इसमें मोल पता चल जाएगा। तो मोल कितना पता चलेगा बच्चे लोग, तो 1/22400 इतना मोल हो जाएगा किसका, N2O का। ठीक, अब N2O का नंबर निकाल लेते हैं। तो नंबर कैसे निकलेगा बच्चे लोग, तो सिंपली होगा इस मोल को मल्टीप्लाई कर लेंगे इनटू Na से, यानी अवोगाड्रो नंबर से। तो मेरे को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिल गया। अब मेरे को एटम पता करना है। तो अब ध्यान देना, N2O के एक पार्टिकल में कितना एटम होता है, 3 एटम होता है। तो जितना पार्टिकल N2O का उसको 3 से मल्टीप्लाई कर से एटम का नंबर मिलेगा। तो इसमें एटम का नंबर जो होगा तो ये हो जाएगा 3 इंटू Na और डिवाइडेड बाई 22400। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करेंगे इसको हम लोग, तो 3 22400 Na का वैल्यू पुट कर लो तो 6.02 इंटू 10⁻23 ऐसा ले सकते हैं हम लोग। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई तो ये ऑलमोस्ट 18 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 18 इंटू 10⁻23 22400। यहाँ से एक जीरो हटाओ या फिर यहाँ से आप 2 जीरो हटा दो, तो यहाँ पे 23 को जो पावर 21 कर सकते हो। तो 18/224 इंटू 10⁻21 होगा। अब ये जो 18 है उसको लिख सकते हो 1.8, तो वैल्यू हो जाएगा 1.8 इंटू 10⁻22 हो जाएगा और डिवाइडेड बाई क्या होगा 224 होगा। यानी हमारा जो ये जो सॉल्यूशन यहाँ जो वैल्यू निकालें ये आपके ऑप्शन ए से मैच कर जा रहा है, यानी ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। एक बार हम बी चेक कर लेते हैं। तो बी में सिंपली दिया मॉलिक्यूल का नंबर। तो मॉलिक्यूल का नंबर जो होगा देखोगे तो ये मॉलिक्यूल नंबर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। तो ये वैल्यू जो है देखोगे तो ये जो वैल्यू ऊपर का जो वैल्यू है ऑलरेडी क्या है, Na है। तो ये हमारे इस वैल्यू से मैच कर जो हम निकाल चुके ऑलरेडी, यानी ऑप्शन बी भी क्या होगा, सही होगा।
ऑप्शन सी का बात करते हैं तो सी में बोला गया इसमें कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो ध्यान देना N2O में आपको पता है कि N का 2 एटम होगा और O का 1 एटम होगा, तो O में इलेक्ट्रॉन कितना होता है 8 और N में कितना होता है, तो N में होता है 1 में 7, तो 2 में क्या होगा, 2 में होगा 14, यानी आपका टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 14 + 8 का वैल्यू कितना होगा 22। तो N2 के एक मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन 22 होगा, तो सिंपली क्या करेंगे, जितना आपके पास मॉलिक्यूल का नंबर है उसको 20 से मल्टीप्लाई कर लो तो आपका इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। तो आप क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो आपके पास 1/22400 यहाँ पे है, इनटू यहाँ पे क्या है Na का वैल्यू पुट कर लो 6.22 × 10⁻23। अब इसको आप मल्टीप्लाई किससे करोगे, मल्टीप्लाई करोगे आप इसको मल्टीप्लाई कर लोगे किससे 22 से। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो सॉल्व जो करोगे तो यहाँ से 2 0 कैंसिल करके पावर को चेंज कर लो, पावर कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा, और 6 × 22 को आप मल्टीप्लाई करो, ठीक। तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा 132 के आसपास, तो 132 × 10⁻21 डिवाइडेड बाई 224। तो आप इस यहाँ पर डेसिमल को यहाँ पे खींच लो, तो यह आ जाएगा 1.32224 × 10⁻21। तो ये जो हमारा जो वैल्यू निकला है ऑप्शन सी से मैच करेगा, यानी सी भी करेक्ट होगा। यानी इस क्वेश्चन में ऑप्शन ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी भी करेक्ट है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ द एबव होगा, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एनालिसिस। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन बोला गया कि STP पे आपको डेंसिटी पता करना है CCl4 वेपर का इन ग्राम लीटर में। तो ध्यान देंगे, आपको पता है कि अगर हम 1 मोल CCl4 मानते हैं तो 1 मोल CCl4 का वेट कितना होगा, तो वेट हो जाएगा इसका मोलर मास, और मोलर मास इसका आ जाएगा 154 ग्राम। कैसे निकलेगा, तो सिंपल है, कार्बन का 12 होता है और क्लोरीन का 35.5 होता है, तो यहाँ पे 4 क्लोरीन होगा, उसमें मल्टीप्लाई करके ऐड कर लो तो ये आ जाएगा 154 ग्राम। और 1 मोल CCl4 STP पे कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा 22.4 लीटर। तो डेंसिटी पता करना सिंपल है, तो डेंसिटी क्या होगा बच्चों लोग, तो अमाउंट पता है 154 ग्राम और अमाउंट कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा लीटर में 20.4। तो आपका जो ग्राम पर लीटर में जो वैल्यू आएगा वो आ जाएगा, आपको देखोगे तो डिवीजन कर लो आराम से, तो डिवीजन करने पे वैल्यू आ जाएगा नियर अबाउट आ जाएगा 6.87 जो है आपका वैल्यू, इतना आ जाएगा, इतना ग्राम पर लीटर डेंसिटी आ जाएगा CCl4 वेपर का एट STP। तो हमारा सॉल्यूशन ऑप्शन ए से मैच करेगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन एंड आंसर। मूव करता हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।